चलो ठीक है, शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ से लगभग यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर पूछती है, कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछती है। तो ये चीज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा और बैंकिंग। और याद करो 9th या 10th क्लास में अपन किए थे इसी टाइप का चैप्टर। देखो यहाँ से लगभग जो क्वेश्चन पूछे थे मिल जाएंगे आपको। मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसलिए वहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक से ज़्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के व्यवहार में भाग नहीं लेते हैं, जैसे किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता हो, तो वहाँ मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता है। किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से व्यवहार शुरू करते हैं, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यद्यपि वे आवश्यकताओं के उभय संयोग की असंभाव्यता को अनुमानित करते हैं। उदाहरणतः मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है, जिसके बदले में वह वस्त्र का विनिमय करना चाहता है। यदि वह बहुत भाग्यशाली नहीं है तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, अर्थात उसे चावल की जरूरत हो और उसे वह जरूरत से ज़्यादा उपलब्ध कपड़े के बदले विनिमय करना चाहता हो। जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी, खोज की लागत निषेधक होती जाएगी। इसलिए एक मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है, जिससे लेन देन का सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। याद करो, जब 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़े थे तो उसमें भी सिंपल से एक एग्जाम्पल दे के रखा था। एक व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी ज़रूरत की वस्तु को खरीदने में कर सकता है। मतलब वही बता रहा है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, दोनों को मीडियम के रूप में मनी का काम होता है। इसके पास पैसे है, ये गया सब्जी में, ये खरीद के ले आया, उसको सब्जी दे मतलब पैसे दे दिए। यदि मुद्रा का मुख्य भूमिका विनिमय का सुगम बनाना, किंतु यह अन्य उद्देश्यों को पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ से जिस छोटे सीडीएस एनडीसी में तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। जैसे कि ऊपर वर्णित है, मुद्रा का सर्वप्रथम भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने आधिक्य के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होगी। मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी याद रखना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, तो इसका मतलब है कि कलाई घड़ी का विनिमय मुद्रा का 500 इकाइयों से की जा सकती है, जहां मुद्रा की एक इकाई रुपया है। यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और एक कलम की कीमत 10 रुपये है, तो हम कलम और पेंसिल की सापेक्ष कीमत की गणना कर सकते हैं। जैसे कि एक कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 पेंसिल। अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा की गणना में भी इसी प्रकार की धारणा का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण में 1 रुपये का मूल्य 1/0.5 पेंसिल या 1/10 0.1 कलम है। अतः यदि सभी वस्तुओं को कीमती मुद्रा के रूप में बढ़ती है, तो दूसरे शब्दों में जिसे कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि अब मुद्रा का एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी। इसे मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास कहा जाता है। तो वो स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ याद रखना, ये वाली लाइन याद रखो। देखो यहाँ से देखो, अतः सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती है। दूसरे शब्दों में जिस कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी। इस मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास कहा जाता है। तो वही चीज़ याद रखना, जैसे पहले 10 रुपये के 1 किलो टमाटर आ रहे थे, ठीक है, ध्यान समझ रहा। अब जो है 20 रुपये का 1 किलो टमाटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है, उसमें क्या ह्रास हो गया ना। पहले 10 रुपये में 1 किलो टमाटर आ रहा था, 20 रुपये में आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अब आगे देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य खामियां भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन है। मान लीजिए कि आपके पास चावल का एंडाउनमेंट है, जिसका आप आज ही पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं करना चाहते हैं। आप चावल की शादी के स्टॉक का भविष्य में दूसरी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए अथवा परिसंपत्ति के रूप में संचित रखना चाहते हैं। लेकिन चावल एक शीघ्र नाशी वस्तु है, जिसे आप एक निश्चित समय से अधिक दिनों तक संचित नहीं रख सकते, और इसे संचित रखने के लिए बहुत जगह की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने संचित चावल के बदले दूसरी ज़रूरत की वस्तु खरीदना चाहोगे, तो आपको बहुत समय और साधन दोनों इस ज़रूरतमंद व्यक्तियों की खोज में लगाना पड़ेगा, जिन्हें आपकी ज़रूरत की वस्तु के बदले चावल की आवश्यकता हो। इस समस्या का समाधान हो सकता है यदि आप चावल को मुद्रा के लिए बेचते हैं। मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। ये पण याद रखना, लागत तो होती है परंतु कम होती है।
मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। ये चीज़ भी याद रखना, जो इसके कार्य बताए जा रहे हैं ना, याद रखना है। छोटे मोटे एग्जाम तो क्वेश्चन पूछता ही है। भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, किंतु इस कार्य के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व होना आवश्यक है। कीमतों का स्तर बढ़ते जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। ध्यातव्य है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्ति भी मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, जैसे सोना, संपत्ति, भूसंपत्ति, मकान और बंद पत्र। ये याद रखना, शीघ्र ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आगे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा, परंतु ये संपत्तियां दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं भी हो सकती है और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी नहीं होगी। कुछ देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास किया जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदों का उपयोग अधिक होता है। यह समाज एक ऐसे आर्थिक समाज का बोध कराता है जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोटों तथा सिक्कों से संबंधित न होकर व्यवहार करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल सूचनाओं, सामान्यतः दरों का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व से जुड़े होते हैं। भारत में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समावेशन के विभिन्न सुधारों में विनियोग कर रही है। विगत कुछ वर्षों में धन जन खाते, आधार आधारित भुगतान पद्धतियाँ, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है। मोबाइल और स्मार्टफोनों के पूरे भारत में फैल जाने के कारण आज वित्तीय समायोजन का एक वास्तविक सोपान भांति देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, याद रखना। अब देखो यहाँ से, अब अगला क्या है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूपीएससी कम से कम भी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा है पिछले इतने सालों में। मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा सौदों के संचालन के लिए आवश्यक है। सौदों के मूल्य यह तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहेंगे। जितने अधिक सौदे किए जाएंगे उतनी अधिक द्रव्य की मांग होगी, क्योंकि सौदों की मात्रा आय पर आधारित होती है। यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी। जैसे भी जब लोग अपनी बचतों को द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंक में रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है, लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे कि ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। ये चीज़ें याद रखना। जैसे ब्याज मिलता है, यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था। विशेष रूप से जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं, क्योंकि द्रव्य को रखकर रोकने का अर्थ होता है, द्रव्य मतलब यहाँ पे मनी की बात करें, मनी सप्लाई की बात है, ब्याज वाली जमाओं को कम होना और इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति, इसलिए उच्च ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है। ये चीज़ याद रखना। समय की बात है, याद करो तो वही कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जब मान लो बैंक ब्याज दर बहुत ज़्यादा दे रहा है तो सब लोग बैंक में पैसा रखना चाहेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो मार्केट में जो है मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मार्केट में कम होती है उसकी डिमांड बढ़ने पे, मतलब स्वाभाविक सी बात है, जब मार्केट में वो चीज़ कम हो गई तो उसकी महंगी हो जाएगी ना। और वही चीज़ अगर मार्केट में ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति, फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी व बैंक जमाएं आती है। किस प्रकार की बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पर मुद्रा के अनेक माप है। एक अर्थव्यवस्था में यह 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक व्यवस्था। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक एक अति महत्वपूर्ण संस्था है। लगभग प्रत्येक देश का अपना केंद्रीय बैंक है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला। इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। देखो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ये देश की मुद्रा का निर्गमन करता है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ये करेंसी निकालता है। यह अनेक उपायों द्वारा, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, कोष अनुपातों में परिवर्तन, देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, जो कि यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, याद रखना। आरबीआई सरकार का बैंक कौन है, आरबीआई। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षक है। यह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है और जिसके आगे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मुद्रा की पूर्ति के दृष्टिकोण से हमें इसके करेंसी निर्गमन कार्य पर ध्यान देना है। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है अथवा व्यवसायिक बैंकों के पास। इसे उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अथवा रिजर्व द्रव्य अथवा मौद्रिक आधार, क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो व्यवसायिक बैंक है। अध्याय के अंत में पैसों की आपूर्ति के उपाय बॉक्स देखें। छोड़ो, व्यवसायिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। व्यवसायिक बैंक दूसरे प्रकार की संस्थाएं हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। निम्न खंड में हम व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। दिए जाने वाली ब्याज दर दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है।
इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर जिसे स्प्रेड कहता है बैंक का लाभ होता है। तो वही चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो एक बैंक है, अब मान लो मैं इसके पास गया, यही व्यक्ति है जो इसके पास गया, इसने मान लो कि यहाँ पे 4 लाख रखा और इसको ब्याज दिया जा रहा है 2%। ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पे एक भी उद्योगपति है जिसको चाहिए लोन। ठीक है, तो ये इसने 4 लाख लिए बैंक से। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 4 लाख पे से बैंक लेगी लोन इससे 6%। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों का जो मार्जिन है, ठीक है, ये कितना 4%। तो ये है बैंक का लाभ होता है। बैंक इसी से अपने सारे खर्चे चलाती है। जमाओ तथा ऋण उधार की प्रक्रिया आगे समझाया गया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम कहानी की चर्चा करते हैं। और तो ध्यान से समझना, यहाँ से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक बार एक गांव में लाला नाम के एक सुनार रहता था। इस गांव में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए लोग स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुओं का उपयोग करते थे। दूसरे शब्दों में धातु मुद्रा का कार्य कर रही थी। गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिए स्वर्ण को लाला के पास रखना शुरू कर दिया। उनका सोना रखने के बदले में लाला गांव वालों को एक कागजी रसीद दे दिया करता था, उनसे कुछ शुल्क ले लिया करता था। धीरे धीरे समय के साथ लाला द्वारा निर्गमित रसीदें द्रव्य की भांति चलने में आ गई। इसका यह अर्थ हुआ कि गेहूं खरीदने के लिए सोना देने के बजाय कुछ लोग गेहूं अथवा जूते अथवा कोई और सामान के लिए लाला द्वारा निर्गमित कागजी रसीदें देने लगे। इस प्रकार कागजी रसीदें द्रव्य का काम करने लगी, क्योंकि गांव में हर एक व्यक्ति इनके विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने लगा। अब हम यह जानकर चलते हैं कि लाला के पास 100 ग्राम सोना है जो विभिन्न लोगों को द्वारा जमा किया गया है, और उसने 100 केजी सोने से संबंधित रसीदें निर्गमित की है। इस समय रामू लाला के पास आता है और 24 केजी ग्राम सोने का ऋण मांगता है। क्या लाला यह ऋण दे सकता है? उसके पास 100 केजी ग्राम सोने के दावेदार तो पहले से ही है। तो भी लाला यह निर्णय ले सकता है कि सोना जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय पर अपना सोना निकालने नहीं आएंगे। इसलिए वह रामू को ऋण दे देता है और इसके लिए उससे कुछ कीमत वसूल कर लेता है। यदि लाला रामू की 50 किलोग्राम ही है वो, ठीक है, सोने का ऋण दे देता है, तो रामू इसे अली को दे सकता है। अली से 25 केजी सोने को लाला के पास रख देता है और बदले में रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रभावतः यह कागजी रसीदें द्रव्य की भांति काम करते हुए 125 केजी की हो जाएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाला ने हवा में द्रव्य का सृजन किया है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार इसी उदाहरण में लाला व्यवहार करता है। तो याद रखना, यही होता है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मनी का सर्कुलेशन। व्यवसायी बैंक उन फर्मों तथा व्यक्तियों के बीच जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं तथा वे जिनको कोषों की आवश्यकता होती है मध्यस्थता करते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं वे उन्हें बैंक के पास जमाओं के रूप में रख सकते हैं, और जिनको इनकी आवश्यकता होती है वे गृह ऋण, उपज ऋण आदि के रूप में बैंकों से इन्हें उधार ले लेते हैं। लोग बैंकों में द्रव्य इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमाओं पर कुछ ब्याज प्रदान करते हैं। बैंकों में अतिरिक्त कोषों को रखना घर की अपेक्षा सुरक्षित भी है। जैसे उपयोग के उदाहरण में लोग अपने सोने के घरों में न रखकर लाला के पास रखना पसंद करते हैं। चेक तथा डेबिट कार्ड के आधुनिक संदर्भ में मांग जमाओं को रखना लेन देन को अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित बना देता है। यद्यपि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। मकान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकद रुपया देने के विषय में कल्पना कीजिए। तो बैंकों में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? यह मान कर कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसने बैंक में धन जमा किया है वह एक ही समय में अपने धन को नहीं निकालेगा। बैंक इन कोषों को किसी व्यक्ति को जिसकी कोषों की आवश्यकता है ब्याज पर दे सकता है। वास्तव में बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनको समय पर कोष वापस में मिल जाए। इस प्रकार बैंक इन कोषों को कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर जब भी वे चाहे कोई भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार देना चाहेंगे। लेकिन बैंकों को जीवित रखने के लिए जमाकर्ताओं को धन वापस करना अधिक महत्वपूर्ण है। लोग अपने धन को बैंकों में तभी रखेंगे जब वे पूर्णतः आश्वस्त हो जाए कि उसके मांगे जाने पर वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक बैंक को इसलिए अपना उधार देने संबंधी क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि उनके पास जमाकर्ताओं की मांग जाने पर वो देने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। इसलिए फिर आरबीआई, याद रखना कि वो सीआरआर के नियम लगाती है, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। फिर एक होता है एसएलआर रखना पड़ता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है ताकि लोग पैसे लेने आए तो मिले उनको। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। बैंक उसी प्रकार का द्रव्य का सृजन कर सकते हैं जिस प्रकार लाला कहानी के अंतर्गत बैंक इसीलिए उधार दे सकते हैं क्योंकि वे सभी जमाकर्ताओं को एक ही समय रुपये उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं करते हैं। जब बैंक किसी को उधार देते हैं तो उस व्यक्ति के नाम में एक नया जमा खाता खोल दिया जाता है। इस प्रकार के द्रव्य की पूर्ति पुराने जमाओं प्लस नए जमाओं प्लस तक बढ़ जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, अब ध्यान से देखना। मान लीजिए कि देश में केवल एक बैंक है। हम इस बैंक को वित्तीय चिट्टा बनाते हैं। चिट्टा एक फर्म की समस्त आस्तियों और तथा देनदारियों को लेखा होता है। पारंपरिक रूप से फर्म की आस्तियों को बाईं तरफ तथा देनदारियों को दाईं तरफ दिखाया जाता है।
लेखांकन के नियम के अनुसार चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए अथवा कुल आस्तियों का योग कुल देनदारियों के योग के बराबर होना चाहिए। आस्तियाँ वे मदे होती है जिनकी एक फर्म स्वामी होता है अथवा जिनका फर्म दूसरों पर हक करती है। बैंक के संदर्भ में भवन, फर्नीचर आदि के अतिरिक्त जनता को दिए गए ऋण भी इसकी आस्ती है, एसेट है। याद रखना ये चीज़। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था। जब एक बैंक किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये का ऋण देता है तो यह बैंक उस व्यक्ति को 100 रुपये का दावा है। दूसरी आस्तिया बैंक की इसकी कोष है। कोष वे जमाएं हैं जो बैंक केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं तथा इसको नगद धन राशि है। इन कोषों को आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित वित्तीय दस्तावेजों, बॉन्ड्स तथा ट्रेजरी बिल के रूप में रखा जाता है। कोष जमाओं की बातें जिन्हें हम बैंक में रखते हैं और ये जमाएं हमारी आस्ती है, हम इन्हें निकाल सकते हैं। इसी प्रकार व्यवसायी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जमाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है। इनको कोष कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आस्ती उनकी एसेट क्या होती है? कोष प्लस ऋण। ठीक है, देनदारियाँ क्या होती है? देनदारियाँ फर्म के ऋण होते हैं अथवा उनसे अन्य को देना है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएँ हैं जो लोगों ने उसके पास रखी है। यही यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। देनदारियाँ और जमाएँ याद रखना। लेखांकन के नियम के अनुसार खाते के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसलिए यदि आस्तियाँ और देनदारियाँ से अधिक है तो इनके सीधी तरफ नेटवर्थ के नाम से लिखा जाता है। नेटवर्थ आस्तियाँ माइनस देनदारियाँ। एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा हमारे काल्पनिक बैंक में 100 रुपये के बराबर जमा देनदारियों से शुरू करें। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि श्री फर्नांडिस ने बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं। अब यह बैंक इस जमा राशि को केंद्रीय बैंक में रिजर्व के रूप में जमा करेगी। तालिका 3.1 बैंक का बैलेंस शीट को दिखाती है। यदि हम मान लें कि चलन में कोई करेंसी नहीं है तो अर्थव्यवस्था मुद्रा की कुल पूर्ति 100 रुपये होगी। देखो आस्ती है, उसके पास कोष में 100 रुपये, योग है 100 रुपये। देनदारी है जमा 100 रुपये, नेटवर्थ है 0, तो योग भी कितना होगा? 0। सारा सर्जन की सीमाएं तथा मुद्रा गणना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2020 में पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैथ्यू बैंक के पास 500 रुपये के ऋण के लिए जाता है। क्या हमारा बैंक उसे ऋण देगा? अगर बैंक ऋण देती है तो मैथ्यू ऋण राशि को बैंक में ही जमा कर देता है तो कुल बैंक जमा है, इसलिए कुल मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार बैंक जितना यह चाहे उतना द्रव्य सर्जन कर सकती है, परंतु क्या बैंक की साख अथवा द्रव्य सर्जन करने की क्षमता की कोई सीमा है? हाँ, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है कि जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण न दे सके। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है जो बैंकों पर बाध्य है। इस आवश्यक कोष अथवा कोष अनुपात अथवा नगद कोष अनुपात को CRR कहा जाता है। तो मैं बोल ही रहा था कि CRR होता है जो RBI के पास रखते हैं बैंक, लगभग 4% के समथिंग है। CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में भी रखना अनिवार्य होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात SLR भी कहते हैं। तो SLR होता है जो बैंकों के पास रखा रहता है। लगभग अभी तो इसको बहुत कम कर दिया गया, लगभग 17 से लेके 17-18% के समथिंग है अभी। हमारे काल्पनिक उदाहरण मान लीजिए CRR 20% है तो ₹100 की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को 20 रुपये नकम कोष में रखना होगा। केवल शेष जमाओं को अर्थात 80 रुपये का ही ऋण देने में उपयोग किया जा सकता है। नगद कोष की यह वैधानिक अनिवार्यता बैंकों की साख निर्माण की सीमा को निर्धारित करती है। अपनी एक अर्थव्यवस्था में एक बैंक के काल्पनिक उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारा बैंक लीला द्वारा जमा किए गए 100 रुपये से कार्य प्रारंभ करता है। कोष अनुपात 20% है। इस प्रकार हमारे बैंक के पास उधार देने के लिए 80 रुपये शेष है जो वह जसपाल कौर को उधार देता है, जिसे अगले चक्कर में जमाओं में देनदारी के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कुल जमाएँ 180 रुपये हो जाती है। अब हमारे बैंक को 180 रुपये का 20% अर्थात 36 रुपये नगद कोष के रूप में अनिवार्य होगा। स्मरण करें कि हमारे बैंक ने 100 रुपये की नगद राशि से कार्य शुरू किया था, क्योंकि इसके लिए अब 36 रुपये नगद कोष रखना अनिवार्य है। यह अब 64 रुपये ही ऋण दे सकता है। बैंक 64 रुपये के जुनेद को उधार दे देता है, फिर इस बैंक को जमाओं में दिखाई दिया जाता है। इस प्रकार को तब तक दोहराया जाएगा तब तक कुल अनिवार्य को 100 रुपये न हो जाए। अनिवार्य को 100 रुपये होगा जब कुल जमाएँ 500 रुपये हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 रुपये की जमाओं के पीछे नगद को 100 रुपये होगा। इस प्रक्रिया को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है। तो याद रखना कि ऐसे जो है मनी का सर्कुलेशन होता है, बैंक ऐसे ऋण देते जाते हैं और उनकी संपत्ति जो है बढ़ती चली जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्रथम कॉलम प्रत्येक राउंड को दिखाता है, द्वितीय कॉलम प्रत्येक राउंड के प्रारंभ में बैंक कुल जमाओं को दिखाता है। इन जमाओं को 20% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनिवार्य कोष के रूप में जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक राउंड में बैंक जो उधार देता है वह अगले राउंड के जमाओं में जोड़ दिया जाता है। कॉलम 4 बैंकों द्वारा ऋणों को जोड़ते चले जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ ये है, क्योंकि बैंक को अपनी जमा को 20% ही कोष में रखना होता है, इसलिए 100 रुपये 500 को 20% कितना हुआ? 100 रुपये, और 500 रुपये जमा को पोषण कर सकता है। दूसरे शब्दों में हमारा बैंक 400 रुपये का ऋण दे सकता है।
तो M1 क्या हो गया, इसी से निकलता है करेंसी प्लस जमाएँ। करेंसी यहाँ पे कितना 0, जमाएँ कितनी होगी 500। तो इस प्रकार मुद्रा पूर्ति 100 रुपये से 500 हो जाती है। नगद कोष अनुपात 20% होने पर बैंक रुपये 400 से अधिक ऋण नहीं दे सकता, इसलिए कोष अनिवार्यतः मुद्रा सृजन की सीमा के रूप में कार्य करती है। अब ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला, मुद्रा गुणक जितना नगद कोष अनुपात रहेगा, जितना ज़्यादा नगद कोष अनुपात रहेगा, मुद्रा गुणक उतना ही कम रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। इसीलिए जब सरकार को मान लो मार्केट में पैसे छोड़ने होते हैं तो इसको कम किया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो, मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के नीतिगत उपकरण, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ, जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगा लेना इसको। रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था जो करेंसी निर्गमित कर सकती है। जब अधिक साख सर्जन के लिए व्यवसायिक बैंकों को अधिक कोषों की आवश्यकता होती है, वे इन कोषों को प्राप्त करने के लिए बाजार में जा सकते हैं अथवा केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक विभिन्न उपकरणों के द्वारा उनको कोष प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह भूमिका हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहना है। केंद्रीय बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य इसी कारण केंद्रीय बैंक का अंतिम शरण ऋणदाता भी कहते हैं। यह याद रखो, ये भी डायरेक्ट यूपीएससी लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा था, ये वाला स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। परिमाणात्मक उपकरण है मुद्रा पूर्ति की मात्रा को कहाँ गायब थे शिवानी तुम? समय को ठंड लग गई थी भाई, सर्दी जाने के बाद में किसको ठंड लगती है? मेरे को कल लगी थी। अरे वाह, चलो इधर आओ। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। परिमाणात्मक उपकरण होते हैं मुद्रा पूर्ति की मात्रा को CRR अथवा बैंक दर, ठीक है, तथा खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन करके। ये भी यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। हर साल एक क्वेश्चन तो मैं पहले बता रहा हूँ जरूर बनता है, 1 या 2 भी आ सकते हैं। गुणात्मक उपकरण में केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को राजी करना शामिल है, जिसके द्वारा बैंकों को ऋण देने के लिए हतोत्साहित तथा प्रोत्साहित किया जाता है। यह नैतिक दबाव सीमा अनिवार्यता द्वारा किया जाता है। अब तक यह स्पष्ट हो गया कि यदि केंद्रीय बैंक कोष अनुपात में परिवर्तन करता है तो उससे बैंकों द्वारा ऋणों में परिवर्तन हो जाएंगे, जिसके कारण जमाएं तथा मुद्रा पूर्ति प्रभावित होंगे। पहले चर्चित उदाहरण में मुद्रा गुणक क्या होगा यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोष अनुपात को बढ़ाकर 25% कर देगी, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो और कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि प्रथम अवस्था में 100 रुपये 400 की जमाओं को पोषित कर सकते थे, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था अब केवल 300 ही ऋण दे पाएंगी। बढ़ी हुई कोष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए से कुछ ऋणों को वापस मांगना होगा, अतः मुद्रा पूर्ति गिर जाएगी। तो याद रखना कि जब मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो हो जाता है तो आरबीआई यही तो चीज़ करती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती है, खुले बाजार की क्रियाएं। यही तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2023 का क्वेश्चन है। खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से। यह खरीद तथा बिक्री सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के सपुर्द की गई है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो इसके लिए चेक द्वारा भुगतान करता है। यह चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को बॉन्ड बेचने से कोषों की मात्रा में कमी कर देता है और इसलिए मुद्रा की पूर्ति को भी। खुले बाजार की क्रिया 2 प्रकार की होती है, पूर्ण रूप से एवं रेपो। पूर्ण रूप में खुले बाजार की क्रिया स्थायी स्वभाव की होती है, जबकि केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस प्रकार व्यवस्था में द्रव्य को प्रतिस्थापित करके तो यह उनके दोबारा बाद में बेचने का कोई वायदा नहीं करती। इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचती है, व्यवस्था से अगर कोई द्रव्य निकाले तो यह इनको दोबारा बाद में खरीदने का वायदा नहीं करती। फलस्वरूप द्रव्य का प्रतिस्थापन अथवा आत्मसात होना स्थायी स्वभाव का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यार मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो महंगाई मैंने कितनी बार बोला है कब होती है, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या होगी डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ रही है चीज़ों की, ऑटोमेटिक क्या हो गया, सप्लाई अप्लाई कम हो गई है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो महंगाई बढ़ने लग जाएगी। अब आरबीआई सोचेगी भाई महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर देगी। अब स्वाभाविक बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, तो लोग इधर पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। जब यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होगा, जब पैसों की यहाँ पे ऑटोमेटिक सप्लाई कम होगी, जब यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसों की सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक महंगाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना जब गवर्नमेंट इस तरीके से करती है। अब मान लो कि गवर्नमेंट जो है मार्केट में डिमांड ही नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग एक आरबीआई के थ्रू भी करती है, जिसमें क्या करेगी,
लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिन्होंने खरीदा था उनसे वापस आरबीआई खरीद लेगी। जब खरीद लेगी तो यहाँ पैसे आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी वापस मार्केट में। तो ये चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट आरबीआई इस तरीके से काम करती है। एक दूसरे प्रकार की क्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों खरीदती है, जो मैं बता रहा था अभी लास्ट वाला, तथा इस क्रय अनुबंध में प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री की तिथि और कीमत का विवरण होता है। इस प्रकार विधि के अनुसार उधार दिए गए द्रव्य पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इसी प्रकार प्रतिभूतियों का पूर्ण रूपेण बिक्री के बजाय केंद्रीय बैंक के एक अनुबंध के अंतर्गत बिक्री कर सकती है, जिसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि अथवा कीमत का विवरण होता है। इस प्रकार के अनुबंध को उलट पुनः क्रय अनुबंध रिवर्स रेपो परचेस रेट भी कहते हैं, अथवा उलट रेपो रिवर्स रेपो कहते हैं। अब ये बैंकों के लिए होता है, याद रखना। यह भी ऑपरेशन लागू करती है जब मान लो कि मार्केट में ज़्यादा तरलता आ गई है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न परिपक्वता तिथियों के लिए रात भर का 7 दिन 14 दिन रेपो रिवर्स रेपो क्रियाएं करती है। यह क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण बन गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा की पूर्ति की दर में किस पर यह व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, परिवर्तन करके प्रभावित कर सकती है। भारत में इस दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर में वृद्धि से व्यवसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक खर्चीले हो जाते हैं, जिससे व्यवसायिक बैंकों के कोषों में कमी आ जाती है और इस प्रकार मुद्रापूर्ति कम हो जाती है। बैंक की दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है, ये चीज़ याद रखना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। मांग और पैसे की आपूर्ति एक विस्तृत चर्चा। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्ति में सबसे तरल संपत्ति शर्त में है कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है, इसीलिए तो अपन ने इसको अपनाया था। दूसरी ओर इसकी अवसर लागत भी होती है। यदि मुद्रा की एक निश्चित नकद राशि धारण करने के बदले आप इसे किसी बैंक के निक्षेप में जमा करते हैं तो आपको इसके जमा मुद्रा पर ब्याज प्राप्त होता है। एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा का धारण किया जाए, इसका निर्धारण करते समय तरलता से लाभ और ब्याज के त्याग की हानि के संबंध में विचार करना होगा। अतः मुद्रा शेष की मांग प्राय तरलता अधिमान कहलाता है। लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा के मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। स्वयं व्यवहार प्रयोजन, मतलब मुद्रा धारण करने का मुख्य प्रयोजन स्वयं व्यवहारों को जारी रखना है। अगर आप अपनी आय साप्ताहिक आधार पर प्राप्त करते हैं और सप्ताह के पहले दिन बिल का भुगतान करते हैं तो आपको पूरे सप्ताह नकद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नियोक्ता को कह सकते हैं कि वह अपने आपको साप्ताहिक वेतन से व्यय को सीधे काट कर बाकी बचे वेतन को आपके बैंक खाते में जमा कर दें। लेकिन हमारे व्यय के ढांचे और प्राप्तियों में प्राय मिलान नहीं होता। लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं, किंतु उनका व्यय उसे पूरे समय अंतराल में निरंतर होता रहता है। मान लीजिए कि आपको प्रत्येक माह की पहली तारीख को 100 रुपये आय प्राप्त होती है और इस माह के शेष दिनों में व्यय होता रहता है। इस प्रकार माह के आरंभ में और अंत में आपका रोकड़ शेष क्रमशः 100 रुपये और 0 रुपये रहता है। तब आपकी औसत नकद धारिता गणना 100 रुपये प्लस 0 इंटू 2 तो डिवाइड बाई 2 होगा, तब 50 रुपये के रूप में की जा सकती है, जिसे आप हर माह 100 रुपये का मूल्य का संविवार कहते हैं। अतः आपकी मुद्रा की औसत संविवार मांग आपकी मासिक आय के आधे के बराबर है, अथवा दूसरे शब्दों में आपके मासिक संविवार का मूल्य आधा है। अब हम 2 व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था पर विचार करेंगे, जिसमें 2 सत्व, एक फर्म एक व्यक्ति का स्वामित्व और एक श्रमिक है। प्रत्येक महीने के प्रथम दिन फर्म श्रमिक को 100 रुपये वेतन देती है। श्रमिक इसके बदले आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु पर पूरे माह में व्यय करता है। यहाँ अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु उपलब्ध है। इस प्रकार प्रत्येक माह के आरंभ में श्रमिक के पास 100 रुपये मुद्रा शेष रहता है और फर्म के पास 0 रुपये। माह के अंतिम दिन तस्वीर उल्टी होती है और फर्म के पास 100 रुपये होता है, जो उसे श्रमिक को अपनी वस्तु बेचने से प्राप्त होगा। फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता 50 रुपये के बराबर है। मतलब सभी बात टोटल 100 रुपये कितने लोग, 2 50 रुपये डिवाइड होगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में संविवार के लिए मुद्रा की मांग 100 रुपये के बराबर होगी। इस अर्थव्यवस्था में मासिक संविवार का कुल परिणाम 200 रुपये है। फर्म का 100 रुपये मूल्य का उत्पाद श्रमिक को बेचता है और श्रमिक 100 रुपये मूल्य की सेवा फर्म को बेचता है। किसी इकाई अवधि में इस अर्थव्यवस्था में संविवार के लिए मुद्रा की मांग संविवार की कुल मात्रा का अंश मात्र भी होती है। अभी ज़्यादा टेक्निकल दे दिया, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। अतः सामान्यतः मुद्रा का संविवार मांग MDT निम्नलिखित छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है। जहाँ T एक समय अवधि में अर्थव्यवस्था में संविवार कुल मूल्य मौद्रिक और के धनात्मक अंश है। ऊपर वर्णित 2 व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था की दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि 200 रुपये प्रति माह के संविवार के लिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपये मूल्य की मुद्रा शेष का प्रयोग होता है। इसे पहले का उत्तर सरल है। महीने में 2 बार प्रत्येक रुपये का स्थानांतरण होता है। प्रथम दिन नियोक्ता जेब से उसके शिफ्ट श्रमिक की जेब में होता है और महीने के दौरान बार यह रुपया श्रमिक से नियोक्ता के पास जाता है। मुद्रा की एक इकाई को एक इकाई अवधि में जितनी बार स्थानांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में 2 अर्थों का विलोम मुद्रा अधिशेष
और संविवार का मूल्य अनुपात आता है। इसे सामान्य रूप से ऐसे लिखते हैं, ये इतना कोई ज़रूरत है नहीं, बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को तो ऐसे समझ में नहीं आता। मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही आएगा। छोड़ो, यहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं पूछती उधर से, छोड़ो, ये कोई काम का नहीं। इधर आओ। अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में दिए हुए वर्ष में समस्त व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग और सकल घरेलू उत्पाद नाममात्र के बीच संबंध का अध्ययन करने में हमारी दिलचस्पी होगी। किसी का अर्थव्यवस्था में वार्षिक संव्यवहार के वार्षिक मूल्य में सभी प्रकार के मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के संव्यवहार आते हैं और स्पष्ट रूप से नाममात्र के सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। लेकिन सामान्यतः संव्यवहार के मूल्य और नाममात्र के सकल घरेलू उत्पाद के बीच स्थायी और धनात्मक संबंध रहता है। छोड़ो छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन क्या था? कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातु, बंध पत्रों, मुद्रा इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। सरलता दृष्टि से हम मुद्रा के अलावा परिसंपत्तियों के अन्य सभी रूपों को मिलाकर एक एकल कोटि बंध पत्र बना ले। प्रतीकात्मक रूप से बंध पत्र ऐसे कागज जो एक समय अवधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए कागजों को जारी करती है और बाजार से इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। निम्नलिखित द्वि आवधिक बंध पत्र पर विचार कीजिए। कोई फर्म जनता से 100 रुपये कर्ज लेना चाहती है और एक बंध पत्र जारी करता है। प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपये और दूसरे अंत में 100 रुपये के साथ 10 रुपये के योगफल देने का भरोसा देती है। मतलब वही हो गया, बॉन्ड हो गया ये। तो समझ बात है, 100 रुपये जारी किया, एक साल बाद 110 रुपये ब्याज मिलता, वही चीज़ हो गई। तो 10% है, कल्पना कीजिए 5% की ब्याज दे रहा है, तो वही सब सारी चीज़ें हैं। छोड़ो, आगे बढ़ो। तो बॉन्ड का क्या वैल्यू होता है? यहाँ पे देखो एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। देखो आता बंध पत्र की कीमत और ब्याज के बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होता है। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से देखता है। जैसे कोई भी कंपनी होती है, ध्यान से समझना। तो कंपनी क्या करती है? मार्केट से पैसा उठाती है, ठीक है। तो उसने 100 रुपये का एक अपना बॉन्ड मार्केट में लाया। अब उसकी डिपेंड करता है, उसकी परिपक्वता अवधि अलग अलग होती है। 5 साल के लिए भी होते हैं, 10 साल का होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो कि 2 साल के लिए जारी किया है भाई, 100 रुपये का आप अभी खरीदो, इसको 2 साल बाद मान लो कि 120 रुपये आपको ऐसे मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना इसका परसेंटेज होगा, ब्याज की जितनी परसेंटेज दर होगी, तो लाभ समझ बात है, जो ये खरीदने वाला उसको उतना लाभ बढ़ते चले जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपनी की लागत जो बढ़ती चली जाती है अगर ये जितना महंगा होता जाएगा। तो उसी तरीके की कीमत और बाजार के दर में प्रतिलोम संबंध बता रहा है। भिन्न भिन्न लोगों की अर्थव्यवस्था के संबंध में अपनी निजी सूचना के आधार पर ब्याज की बाजार दर में भविष्य में होने वाले संचालन के संबंध में आशाएं भिन्न भिन्न होगी। यदि आप सोचते हैं कि ब्याज की बाजार दर अकस्मात 8% वार्षिक पर स्थिर होती है, तो आप 5% चालू के बारे में विचार कर सकते हैं, जो धारणीय समय अवधि में बहुत कम है। आप ब्याज दर में वृद्धि के बारे में आशा कर सकते हैं और परिणामतः बंध पत्र की कीमत गिर सकते हैं। यदि आप एक बंध पत्री कर्मी है तो बंध पत्र की कीमत में कमी का अर्थ है कि आपको हानि होगी। ठीक उसी तरह जैसे आपके द्वारा धारण की गई संपत्ति के मूल्य में अकस्मात बाजार मूल्य ह्रास के कारण आपको हानि होती है। बंध पत्र की कीमत में गिरावट उस हानि को बंध पत्र धारी की पूंजी हानि कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने उस टाइम जो कंपनी दे रही थी, मान लो 5% ब्याज पर दे रही थी, परंतु वास्तविक जो ब्याज दर होगी आज मान लो 10% होगी है, तो जो धारण करने वाला जो बॉन्ड लेके रखा है उसको तो नुकसान हो जाएगा 5% का। तो उसी के बारे में बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने बंध पत्र को बेचने का प्रयास करेंगे, उसके बदले मुद्रा धारण करेंगे। अतः ब्याज की दर और बंध पत्र का कीमत में भविष्य में होने वाले संचालन के संबंध में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। जब ब्याज की दर बहुत ऊंची हो तो हर कोई भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है और इस प्रकार बंध पत्र धारण करने से पूंजीगत लाभ की आशा होती है। अतः लोग अपनी मुद्रा को बंध पत्र में बदल देते हैं। इस प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कम होगी। जब बाजार दर गिरती है तो बहुसंख्यक लोग आशा करते हैं कि भविष्य में इससे वृद्धि होगी और पूंजीगत हानि की आशा करते हैं। इस प्रकार अपने बंध पत्र को मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, जिससे सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज दर में व्युत्क्रमण संबंध होता है। सरल रूप में कल्पना करना, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग को इस प्रकार लिखा जाता है। ये कोई मतलब नहीं, छोड़ो। जैसे पूर्व लिखित है कि ब्याज की दर को धारित मुद्रा अधिशेष का अवसर लागत अथवा कीमत के रूप में समझा जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और लोग बंध पत्र खरीदते हैं, तो बंध पत्र के लिए मुद्रा की सटीक मांग में वृद्धि होगी, जिससे बंध पत्र की कीमत बढ़ेगी और ब्याज की दर में गिरावट आएगी। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति से अधिशेष मुद्रा धारित करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्थात ब्याज की दर में कमी आएगी।
किंतु यदि ब्याज की बाजार दर पहले से काफ़ी निम्न हो, जिससे कि हर कोई आशा करे कि भविष्य में इसे वृद्धि होगी, इस कारण कोई पूंजी की क्षति करके बंद पत्र नहीं रखेगा। अर्थव्यवस्था में हर कोई अपने धन को मुद्रा अधिशेष के रूप में रखता है। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट की जाती है तो इसका उपयोग बंद पत्र की मांग में वृद्धि, पुनः मिनिमम स्तर से नीचे की ब्याज दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों को लालच की परितृप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति को तरलता पास कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं इसको। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलानी अंतर लोचदार है। इतना इसमें घुमा फिरा के दिया है, कोई नहीं, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूंगा वो वहीं पे, तो मतलब है नहीं। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो याद रखना कि ब्याज दर हमेशा कम रहेगी, ठीक है, ब्याज दर कम रहेगी। वहीं मनी सप्लाई मान लो कि बहुत कम है, लोगों के पास पैसे कम है, तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहेगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, कुछ ही नहीं, यही सब सारी चीज़ें हैं। मुद्रा की पूर्ति। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के आते हैं। बाद में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जो कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग सही व्यवहार के लिए किया जाता है। ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं, जो खातादारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है। अन्य जमा जैसे आवधि जमा को परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है और इसे आवधिक जमा कहते हैं, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जो होते हैं। क्योंकि 100 रुपये के नोट का उपयोग करके दुकान से 100 रुपये की मूल्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है, इसलिए कागज़ का मूल्य नगण्य होता है, निश्चित रूप से 100 रुपये से कम। इसी तरह 5 रुपये के सिक्के में धातु का मूल्य संभवतः 5 रुपये नहीं होता है। फिर लोग इन सिक्कों नोटों को उन वस्तुओं के विनिमय के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं जो स्पष्ट रूप से इनसे अधिक मूल्यवान है। करेंसी नोट और सिक्कों का मूल्य इन मदों के प्राधिकरण द्वारा जारी की गई गारंटी से व्युत्पन्न होता है, इसलिए याद करो आरबीआई द्वारा गारंटी है। प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है। यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी व्यवसाय बैंक का नोट प्रस्तुत करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। सिक्कों के संबंध में भी यही बात सही है, अतः करेंसी नोट और सिक्कों की कागजी मुद्रा कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इनका सोने और चांदी की सिक्कों की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इनका वैधानिक पत्र भी कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसके किसी भी प्रकार के व्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 में। किंतु बचत अथवा चालू खाते में आहरित चेक को किसी के द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, अतः मांग जमा वैध मुद्रा नहीं है। ये चीज़ याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट से 2019 में क्वेश्चन बना है। वैध परिभाषा है संकुचित तथा व्यापक मुद्रा, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2014, तो ये चीज़ याद रखना, उस टाइम के दौर में पूछा गया। मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक परिवर्तित होती है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रकाशित करता है, नामतः M1, M2, M3, M4। ये सभी निम्नलिखित तरह से परिभाषित है। अभी देखो M1 होता है CU प्लस DD, डिमांड ड्राफ्ट होता है। CU का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लोगों द्वारा जारी रखी गई करेंसी नोट और सिक्के। फिर M2 होगा M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। M3 होगा M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं फिक्स डिपॉजिट। M4 क्या होगा, M3 डाकघर बचत संस्था में कुल जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। CU लोगों द्वारा रखी गई करेंसी नोट और सिक्के और DD व्यवसाय बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा है। निवल शब्द से बैंकों के द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है, इसलिए यह मुद्रा की पूर्ति में शामिल होता है। अंतर बैंक जमा जो एक व्यवसाय बैंक से दूसरे व्यवसाय बैंक में रखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के भाग के रूप में नहीं माना जाता। M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा भी कहते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोटियाँ तरलता के घटते क्रम में होती है। M1 से व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है, ये चीज़ याद रखना, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। जबकि M4 इनमें सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा पूर्ति के माप का सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। कालावधि में M1 M3 में अंतर का आकलन के लिए पृष्ठ को देखिए। अब जो ना यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया था 2021 में, देखना अभी। विमुद्रीकरण। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्या से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रण की एक नई पहल की गई थी। 500 और 1000 रुपये करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे। 500 और 2000 रुपये के नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई। लोगों की आगे की गति दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं।
व्यवस्था का पूर्ण रूप में टूटने तथा चलन में नकदी की कमी से बचाने के लिए सरकार ने लोगों को 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पुराने नोटों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की। पेट्रोल पंपों, सरकारी अस्पतालों में सरकारी अदायगियों जैसे बिजली के बिल, करों आदि के भुगतान के लिए 12 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए। सरकार के इस कदम की प्रशंसा तथा आलोचना दोनों हुई। बैंक तथा एटीएम के बाहर लोगों को लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ी। चलन में मुद्रा की कमी का आर्थिक क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वैसे समय बीतने के साथ स्थिति में सुधार हुआ और सामान्य स्थिति आ गई। इस कदम के धनात्मक प्रभाव भी, इससे कर अनुपालन में सुधार हुआ और ये बड़ी संख्या में लोगों के कर के दायरे में ला जा सका। यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि जब ब्लैक मनी मार्केट में होती है तो उसका क्या नुकसान होता है। तो समझ बात है, जब ब्लैक मनी बाहर आती है तो उसके क्या फायदे हो गए, यही दिमाग लगाना था। यही क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। फलस्वरूप बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए जिनको लोगों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने में उपयोग किया जा सकता है। यह कदम काले धन की समस्या को हल करने के लिए सरकार के निर्णय का प्रदर्शन है कि कर की चोरी को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा। कर वंचक सोचेंगे कि अचानक दंडात्मक कर देने की जोखिम की अपेक्षा नियमित सामान्य कर देना उत्तम है। कर अनुपालन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। नगद लेन देनों की औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण एक और तरीके से कर प्रशासन की सहायता होगी। गरज तो फर्में नगद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान टेक्नोलॉजी की तरह शिफ्ट होने लगी। तो ये इसके फायदे थे और यही इसीलिए यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन भी पूछा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछती भी है यूपीएससी। ये सब छोड़ो, कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो, आय और रोजगार के निर्धारण। देखो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, 2 चैप्टर बचेंगे, कल वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्या आराम से उधर करेंगे, 1 तारीख से PYQ करेंगे और कल जो टेस्ट होगा सब लोग देना हो। चलो ठीक है। अब तक हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्यों को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का अन्वेषण किए बिना एक तदर्थ रूप से इनके संबंध में चर्चा की। समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तनों के मूल्य को निर्धारित करने के प्रक्रमों को वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरणों अर्थात मॉडलों का विकास करना है। विशेष तौर पर मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी अथवा कीमत स्तर में वृद्धि या बेरोजगारी में वृद्धि आदि के कारण क्या कारण है। एक ही समय में इन सभी परिवर्तनों के संबंध में बताना कठिन है। अतः जब हम किसी परिवर्तन विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्य को स्थिर रखना चाहिए। यह प्राय किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का रूपी रूढ़िकरण है जिसे स्टेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रही। आप निम्नलिखित प्रकार से इस प्रक्रिया विचार कर सकते हैं। 2 समीकरण से 2 परिवर्तन x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण में x और y का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। इस अवधि का प्रयोग हम समष्टि शास्त्र में भी करते हैं। इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु को निर्धारित कीमत तथा नियत ब्याज दर के बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित। मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा वो होगा महत्व वाला कोई मतलब है नहीं। चलो देखते हैं, फिर भी कुछ काम का होगा, देख लेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले अध्याय में हम उपभोग, निवेश अथवा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्गत सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इन पदों के 2 अर्थ होते हैं। अध्याय 2 में इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है, जिससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों को माप करने इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्य को हम मदों का यथार्थ माप कहते हैं। ये कोई काम का नहीं है, प्रत्याशित माप, ये सब चीज़ें क्या काम की अपने। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। तथापि इन पदों का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। उपभोग से यह पता नहीं चल सकता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया, बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई। इसी तरह निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यह मात्रा उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना कि उत्पादन में अंतिम रूप से कर पाती है। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये के मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है, अतः उस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी विक्रय मात्रा में उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। अतः इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 70 रुपये की वृद्धि होती है। उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये है। इन परिवर्तित उपभोग, निवेश तथा अंतिम वस्तु की निर्गत के नियोजित मूल्य का हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ है कि नियोजित यथार्थ से अभिप्राय जो वास्तव में हुआ था।
आय निर्धारण को समझने के लिए हम समग्र मार्ग को विभिन्न अवयवों के निश्चित मानों की जानकारी होना आवश्यक है। आइए इन अवयवों को देखते हैं। उपभोग क्या होता है? उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है। एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है। सरलतम उपभोग फलन में माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। सभी सी बात है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो उपभोग भी, कंजम्पशन पावर भी बढ़ता है। ठीक है, निसंदेह यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही, क्योंकि उपभोग की यह मात्रा आय से स्वतंत्र है। इसे स्वतंत्र उपभोग भी कहा जाता है। हम इस फलन की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। पहले सभी बात देखो, ध्यान से करना। बेसिक इनकम चाहे कुछ भी हो तो कुछ आय तक हो सकता है कि भाई रोटी कपड़ा मकान और बेसिक नीड हो तो पूरी करेगा ही, परंतु हाँ, जब एक इनकम लेवल बढ़ जाती है तो वह एक्स्ट्रा खर्चे भी करेगा। तो वही उसी के बारे में प्लान वालन दिया है इधर कोई। रुको एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही उल्टा सुल्टा चैप्टर है, छोड़ो। सीमांत बचत प्रवृत्ति, परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? कुछ परिभाषा। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? प्रत्याशित निवेश, भौतिक निवेश, भौतिक पूंजी, स्टॉक वृद्धि। छोड़ो, ये कोई काम का चैप्टर नहीं है। ये किसका हो ना, ये बंद करो अपनी तरफ से, म्यूट करो। कौन है ये? कोई काम का नहीं, छोड़ो इसको। इतने तो साला अपन सीसीटी नहीं पढ़ते जितना खतरनाक इसमें दिया है, मतलब है नहीं। छोड़ो, छोड़ो, ये कोई काम का चैप्टर नहीं था, हटाओ। आगे देखो, आज ही खत्म करते फिर इसको। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, एक चैप्टर था इसमें, रुको एक मिनट, जो मुझे बताना था इसमें। एक मिनट रुको। आज खत्म करेंगे, जो कल टेस्ट देना तुम लोग आराम से। एक तारीख को प्रोग्राम शुरू करेंगे, 2 को छुट्टी रहेगी, मंडे से प्रोग्राम शुरू होगा 6 तारीख। चलो ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है। ऐसे तो बजट से ऐसा कुछ पूछता भी, तो करंट से कुछ पूछता है, ऐसे तो पूछता नहीं, पहले पूछता था जरूर। प्रथम अध्याय में हमने सरकार का परिचय राज्य के रूप में करवाया था। हमने कहा था कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके सरकार जीवन के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम केवल उन कार्यों की व्याख्या करेंगे जो सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं। यह अध्याय इस प्रकार है। खंड 5.1 में हमने सरकारी बजट के अवयवों को प्रस्तुत करेंगे ताकि सरकारी आगमों के स्रोतों तथा सरकारी व्यय की विधियों को समझाया जा सके। खंड 5.2 में हम संतुलित, आधिक्य तथा घाटे के बजट की व्याख्या करेंगे ताकि व्यय तथा कुल आगम में अंतर को स्पष्ट किया जा सके। हम यहाँ विशेष रूप से बजट के घाटों के प्रकार, उनके निहितार्थ, उन्हें नियंत्रित कर रखने के उपाय की व्याख्या करेंगे। बॉक्स 5.1 में राजकोषीय नीति तथा गुणों की सरल व्याख्या करता है। सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका से घाटों के लिए भी निहितार्थ है जो आगे सरकारी ऋणों को प्रभावित करता है। यह अध्याय सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण के साथ समाप्त होता है। सरकारी बजट अर्थ और इसके अवयव क्या क्या है? एक बार यूपीएससी शायद इस बार ही पूछा, शायद ये 2023 में पूछा है यही क्वेश्चन। संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा ब्याज
तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना है सरकार के संवैधानिक कर्तव्य है। याद रखना ये चीज़। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार की मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। क्या रखना, बजट नहीं बोलते इसको, वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बोलते हैं। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफ़ी सालों तक रहता है। अतः दो तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित है, उन्हें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया है, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, तथा जिनके संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारी से होता है उसे पूंजीगत बजट भी कहा जाता है। ये चीज़ याद होना चाहिए। इन खातों को समझने के लिए पहले सरकारी बजट के उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होता है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सरकार जल कल्याण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। सरकारी बजट का आवंटन कार्य। सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराती है जिन्हें बाधा तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। यह समझने के लिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार क्यों करनी पड़ती है, हमें निजी वस्तु जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री, सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर समझना होगा। इनमें दो मुख्य अंतर है। पहला तो यह है कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध है तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है तो वह या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हो रहेगी। यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपभोग में प्रतिद्वंदी संबंध है। लेकिन यदि हम सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय की बात करें तो उनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध होंगे। ये बात भी सही है। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपभोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा, अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहाँ कई लोगों को उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है इसमें। एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें ओपन होती है। दूसरे निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। यदि आप टिकट न खरीदें तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का साध्य या तरीका नहीं है। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं गैर अपवर्जनीय भी कहा जाता है। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। इन भुगतान दिए बिना उपभोग करने वाले को मुफ्तखोर कहा जाता है। उपभोक्ता ऐच्छिक रूप से उन चीज़ों के लिए भुगतान नहीं करेंगे जिन्हें वे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं या जिनके लिए मालिकाना अधिकार अन्य या स्पष्ट नहीं है। उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होने वाली कड़ी टूट जाती है। ऐसे में इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को आगे आना जरूरी है। सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। वस्तुओं के सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो इसे सार्वजनिक उत्पादन कहा जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा जाता है। अब देखो सरकारी बजट के पुनः आवंटन कार्य। अध्याय 2 से हमें पता चला कि देश के कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है अथवा फर्मों या घरेलू क्षेत्र की ओर, जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर, जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है तथा उसमें जिस भाग का खर्च किया जा सकता है वह भाग परियोज्य आय कहलाता है। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की परियोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सरकार आय के वितरण को पुनः परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्यायिक संगतता मान लिया जाए। ये वितरण कार्य है। सरकारी बजट का स्थिरीकरण का कार्य। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी दी है इसमें। सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का कुल स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। इन निर्णय भी कई कारकों जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपभोग के लिए अपर्याप्त हो। अब क्योंकि मजदूरी की दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद वो नीचे नहीं गिरती, रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता। सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए, जिससे मुद्रास्फीति की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में मांग को कम करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों की आवश्यकता भी हो सकती है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। याद रखना कि
जैसे वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था, महंगाई को जैसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कि आरबीआई काम करता है, सरकार भी काम करती है बजट के द्वारा, तो ये चीज़ याद रखना। प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का महत्वपूर्ण भाग है, को काफ़ी समय से प्रत्यक्ष करों, वैयक्तिक आय कर तथा फर्मों के लिए निगम कर तथा अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, सीमा शुल्क, आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर तथा सेवा कर होते हैं। तो भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी वस्तुएं सेवा कर के प्रवेश के साथ एक विशाल परिवर्तन हुआ। ये कर जीएसटी वस्तु सेवा दोनों पर लगाया जाता है तथा केंद्र 28 राज्य तथा शहर के 19 प्रदेश 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, परंतु अभी 28 राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखो, अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति शुल्क अब समाप्त हो गए से अभी भी बहुत राजस्व संग्रह नहीं हुआ, इसलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है। पुनः वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील कारोबार के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की उचित दरें होती जाती है। फर्मों पर आनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभ युक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा जाता है अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है। सुख और अर्ध विलासिता की वस्तुओं पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है, जबकि पूर्ण विलासित संबंधी वस्तुओं, तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर काफ़ी ऊँची होती है। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण, ब्याज प्राप्तियाँ, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और लाभ तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ आदि शामिल है। इसके अंतर्गत विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाली नगद सहायता, अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। राजस्व प्राप्ति के आकलन में वित्त विधेयक में किए गए कर प्रस्ताव के प्रभाव पर विचार किया जाता है। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का एक और चीज़ आएगा, अभी शायद इसमें आएगा या अगले चैप्टर में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो यार, अगर सरकारी बजट में दो प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में दो होता है, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से होगी? कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ, राजस्व व्यय कहाँ होगा? योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। यहाँ से भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। पूंजीगत बजट, पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय भी दो प्रकार का होता है, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अब देखो, पूंजीगत प्राप्तियाँ, सरकार को ऋणों के रूप में भी धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से भी जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है उन्हें इसकी अदायगी भी करनी पड़ती है, अतः ऋणों से देयता पैदा होती है, लायबिलिटी। इस प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को द्वारा अपने शेयरों अंशों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश भी कहते हैं, से सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा कम हो जाती है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियाँ जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियाँ कम हो, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती है। ये चीज़ याद रखना। जो लोन लेते हैं वो भी वही होता है। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ यह है कि इस ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर बयान दिया जाएगा। इस बातें जब सरकार किसी आस्ति को बेचती है तो इसका अर्थ है कि भविष्य से इससे आय समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये परिणात्मक ऋण उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक हो सकती है। पूंजीगत लेखा, वित्त विधेयक जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, के अंतर्गत बजट में किए गए कर प्रस्ताव को लागू करने, निरस्त करने, छूट देने, बदलने तथा विनिमय संबंधी विषयों को विस्तार से वर्णन करता है। ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, पूंजीगत व्यय में आएगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया गया व्यय। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्य, विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों, यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्ति सर्जन भी हो सकता है, आदि पर किए गए व्यय से होता है। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय का योजनागत और गैर योजनागत व्यय में मदों में बांटा जाता है। योजनागत राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है। गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान, वेतन और पेंशन आते हैं। ये चीज़ याद रखना। बाजार ऋणों, बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है और इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस मद में अधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है।
जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना, मतलब उपदान मतलब सब्सिडी। सार्वजनिक वस्तुओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का अवमूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपदान करने के अतिरिक्त सरकार निर्यात, ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरक जैसी मदों पर व्यक्त रूप से भी उपदान प्रदान करती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उपदानों की मात्रा 2014-15 में 2.02% से बढ़कर 2015-16 में 1.7% हो गई है। कम हुआ, उल्टा सब्सिडी कम दे रही। पूंजीगत व्यय, ये सरकार के वे व्यय है जिसे परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन या वित्तीय दायित्व में कमी आती है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शहरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधों की व्यय को शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तालिका 5.1 में क्रम संख्या 6 में दिखाया गया। वित्त व्यय के अंतर्गत योजना और गैर योजना में अंतर स्थापित किया गया। इस वर्गीकरण के अनुसार योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान है। केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है, जो योजनाएं चलाती है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल होता है। बजट प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण मात्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है, यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है तथा इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारण होता है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा था, FRBM एक्ट, अरे 2 बार पूछा, 2018 में पूछा और उसके बाद में 2020 में पूछा, के द्वारा बजट के साथ 3 नीतिगत विवरणों को होना अनिवार्य है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण, अब यही क्वेश्चन पूछा था, किस में दिए 2018 या 2020 के क्वेश्चन देखें, 2020 के क्वेश्चन। विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रखता है, जिस बात का परीक्षण करता है कि धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाजार ऋण ग्रहण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितनी उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में किस प्रकार के विचलन के औचित्य को निर्धारण करते हुए वित्तीय क्षेत्र में सरकार के प्राथमिकता को तय करता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखण संबंधी विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार के वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को पेश करने के विरुद्ध एक स्थिति यह है कि यह नई परियोजना योजना की शुरुआत करने के बढ़ती हुई प्रवृत्ति वर्तमान क्षमता और सेवा स्तरों के रखरखाव को अनदेखा करता है। गैर योजना व्यय में निहित अपव्यय के कारण यह जानकारी अप्रत्यक्ष हो जाती है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, जहाँ वेतन की समाविष्ट एक महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे सामाजिक क्षेत्रों के बीच संसाधन के बंटवारे पर विपरीत प्रभाव डालती है। छोटे से अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है कि कहाँ से अपने को क्या मिलता है। उस टाइम बजट का अनुमान था, जैसे अभी आप देखोगे तो बजट में ये देखना होता है राजस्व प्राप्तियाँ क्या हो रही है, कर राजस्व कितना हो रही है, गैर कर राजस्व से कितना हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना कि कर राजस्व से ज़्यादा होती है, ठीक है, पहली चीज़। और राजस्व प्राप्तियाँ 9% के समथिंग होती है। राजस्व खर्चा 10.9 है, तो यहीं पे देख लिया राजस्व प्राप्तियाँ इतनी है, राजस्व खर्चा इतना है, यहीं पे डेफिसिट है, ठीक है। ब्याज अदायगी में अपना जाता है इतना, फिर प्रमुख उपदान सब्सिडी में इतना जाता है, रक्षा व्यय में इतना जाता है, तो राजस्व घाटा है 1.9 का, क्योंकि इन दोनों में अपने देखा। फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ है, ऋण वसूली से इतना होती है, अन्य प्राप्तियाँ मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश से, ऋण ग्रहण, अन्य दायित्व। पूंजीगत व्यय 1.8, तो याद रखने पूंजीगत व्यय ज़्यादा नहीं है, उल्टा यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल व्यय कितना हो गया, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। राजकोषीय घाटा 3.2 है, प्राथमिक घाटा कितना 0.1 है। वह 2005-6 के भारतीय बजट में बजटीय निदान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए वविवरण प्रस्तुत किया गया था। मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। लिंगगत बजट सरकार की लिंग संबंधी वचनबद्धताओं को बजटीय वचनबद्धता में रूपांतरित करने का एक सार्थक प्रयास है, जिसमें स्त्री एम्पावरमेंट के लिए एक विशेष पहल और स्त्रियों के लिए विभाजित संसाधनों का उपयोग का परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव तथा महिलाओं के लिए सरकार की नीतियाँ शामिल है। वह 2006 के साथ बजट में पूर्व बजट विवरण का विस्तार प्रदान किया गया है। संतुलित अधिशेष एवं गाठा बजट, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। अगर इसे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। हालांकि मुख्यतः ऐसी भी स्थिति होती है जब व्यय राजस्व से अधिक हो, तब यह होता है कि सरकार घाटा वाली बजट को चलाती है, जो कि अभी देखते भी अपन। सरकारी घाटे की माप, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं।
इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। तो राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय ज़्यादा है राजस्व प्राप्ति से। तालिका 5.1 में क्रम संख्या में 3 में दिखाया गया कि वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग की संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ेगा। इससे ऋणों और ब्याज के दायित्वों का निर्माण होगा और सरकार के अंतर्गत अपने व्यय में भी कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जाएगी। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी होती है और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना बजटीय घाटा कम होगा उतना देश का विकास अच्छा होगा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। तो ये चीज़ याद रखना, सकल राजकोषीय घाटा क्या होगा? कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति। गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति ऐसी प्राप्तियां जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे ऋण में वृद्धि नहीं होती और इसके उदाहरण है ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। तालिका 5.1 में हम देखते हैं कि गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% के बराबर है। यह कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से उधार और अन्य दायित्वों को घटाकर से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% प्रतीत होता है, जैसे ऊपर दिखाए गए। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा, अतः इससे सभी स्रोतों से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं को पता चलता है। वित्तीय पक्ष से सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? निविल घरेलू ऋण ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण। तो ये चीज़ याद रखना कि घाटे की पूर्ति कैसे कहाँ से करते हैं। निविल घरेलू ऋण ग्रहण के अंतर्गत ऋण उपकरणों उदाहरणतः विविध लघु बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त ऋण और वैधानिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय बैंकों से प्राप्त ऋण पाते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, गवर्नमेंट भी बैंकों से ऋण लेती है। औपचारिक रूप से यह कुल प्राप्ति राजस्व पूंजीगत दोनों के ऊपर कुल व्यय राजस्व पूंजीगत दोनों के अधिशेष को बताता है। वर्ष 1998 बजट से भारत में बजटीय घाटा प्रदर्शित करने की परंपरा को छोड़ दिया गया है। अब देखो, सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक चर है। इस प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। जैसे कि ऊपर देखा गया कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा का एक भाग है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाता है, न कि निवेश के लिए। तो ये दिक्कत है उल्टा, निवेश के लिए अपन को अगर लोन ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम कंजम्पशन के लिए अगर ऋण ले रहे हो तो फिर वो दिक्कत होता है। जैसे स्वाभाविक सी बात है, आप मान लो कि बिजनेस शुरू करें, उसके लिए ऋण ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कमा लोगे। पर सोचो आप ऋण लेके अपना पेट खाना खा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। प्राथमिक घाटा दायित्व है कि सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं में संचित ऋण पर दायित्व शामिल होते हैं। प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे का परिकलन करते हैं। सरल भाषा में वह शेष है जो राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व। निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने की शेष राशि होती है। अब देखो राजकोषीय नीति क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। किन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित विचारों में मुख्य रूप से यह भी है कि सरकार को राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए। व्यय और करों में परिवर्तनों के माध्यम से सरकार निर्गत और आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उच्चावचन का स्थिर करना होता है। इस प्रक्रिया में राजकोषीय नीति से एक आधिक्य जब कुल प्राप्तियां व्यय से अधिक होती है, अथवा एक संतुलित बजट जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो के बजाय घाटे के बजट का सृजन होता है। आय निर्धारण के पूर्व विश्लेषण में सरकारी क्षेत्र को शामिल करने से उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है, राजकोषीय नीति अपने 3 मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की कैसे कोशिश करती है? समृद्धि होना चाहिए, स्टेबिलिटी आना चाहिए, साम्य होना चाहिए।
सरकार दो विशिष्ट विधियों से प्रत्यक्ष रूप से संतुलित आय के स्तर पर प्रभाव डालती है। सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं से समस्त मांग में वृद्धि होती है और करों तथा अंतरणों से आय और प्रयोज्य आय, परिवार के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय का संबंध प्रभावित होता है। सर्वप्रथम हम करों को ले, हम कल्पना करते हैं कि सरकार जो कर लगाती है वह आय पर निर्भर नहीं करता, इसे एक मुक्त कर कहते हैं जो टी के बराबर होता है। हम कल्पना करते हैं पूरे विश्व में सरकार एक नियत मात्रा में टीआर करती है, तो वही फिर इसमें मैथ वैसे समझाएगा, छोड़ो इसे। देखो कर का एक सिद्धांत मैं बताता हूँ। देखो ये वाला काम करता है उसमें। देखो एक कर की उच्चतम सीमा होती है, ठीक है। अगर तुम उसके बाद में कर के दर नहीं बढ़ा सकते, अगर दर बढ़ाने लगो तो फिर घटने लग जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो कर का एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है कि आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो और जितना कम कर रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा इकोनॉमी के लिए। लोग कर देने में ईजी करेंगे तो फिर कर चोरी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। लास्ट वाला देखो, इसमें तो थ्योरी दी है, थोड़ा थ्योरी, यहाँ थ्योरी वाला पार्ट है वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ऋण क्या होता है। बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। सरकार प्राय ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। देखो याद रखना, अगर जैसे नॉर्मली मैं भी पहले ऐसे समझता भाई ज़्यादा पैसे छाप दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर स्वाभाविक सी बात हो पैसे मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई पे कंट्रोल में नहीं होगी। घाटे और ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। घाटे के प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है, जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार का ऋण ग्रहण एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में जारी रहता है तो इसे ऋण का संचय होता है और सरकार ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में समय का योगदान होता है। सरकारी ऋण की समुचित मात्रा का परिप्रेक्ष्य इस विषय के दो अंतर संबंधित पहलू हैं। प्रथम, क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है, और द्वितीय है ऋण के लिए वित्तीय संबंधी विचार। ऋण बोझ की चर्चा करते समय यह ध्यान रखें कि सरकारी ऋण छोटे व्यापार के ऋण के जैसा नहीं होता है, अतः हमें समस्त रूप से विचार करना चाहिए, न कि आंशिक रूप से। किसी व्यापारी के विपरीत सरकार करारोपण के द्वारा नोट छापकर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है, तो ये बात भी सही है। ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग को बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है, क्योंकि सरकार आज बंद पत्र जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है उसका भुगतान लगभग 20 वर्ष बाद में कर में वृद्धि करके कर सकती है। यह कर उन युवा आबादी पर लगाया जा सकता है जिसने अभी काम करना आरंभ ही किया है। उनकी प्रयोज्य आय में ह्रास होगा और इस प्रकार उपभोग में कमी आएगी। अतः ऐसा तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय बजट में गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी कमी आएगी। इससे कुछ हद तक पूंजी निर्माण और पूर्ति में भी तो कमी आएगी, क्योंकि ऋण को अगली पीढ़ी पर बोझ के रूप में देखा जाता है। परंपरागत तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि जब सरकार कर में कटौती करती है और घाटे का बजट बनाती है तो उपभोक्ता अधिक व्यय करके कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करता है। ये बात सही है एकदम। इसलिए अभी सरकार ने जैसे 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब मान लो कि टैक्स से 1-2 लाख रुपये बच रहे लोगों के, 1 लाख रुपये तो बचता ही है मोस्टली, तो 1 लाख रुपये बचे तो भाई उसको खर्चा करेंगे ना। जब खर्चा करेंगे तो इस पर भी टैक्स देंगे ना, तो वो ज़्यादा सही होगा। संभव है कि लोग अलग दृष्टा हो और बजटीय घाटे की निर्धारता को नहीं समझते। वे नहीं समझ सकते कि भविष्य में किस समय सरकार को ऋण और संचित ब्याज का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ेगी। इस बात की समझ होने के बाद भी भविष्य में करों का बोझ अपने ऊपर पड़ने की आशा नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि ये अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसके विरुद्ध तर्क यह है कि उपभोक्ता अग्रदर्शी होते हैं और उनका व्यय न केवल वर्तमान आय पर निर्भर करता है, बल्कि वे भविष्य में होने वाली आय की आशा से भी व्यय करते हैं। वे समझे कि आज ऋण लेने से भविष्य में कर उच्च होगा, पर उपभोक्ता आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के ही बच्चे या नाते पोते होते हैं और परिवार जो इस संबंध में निर्णय लेने वाली की इकाई है हमेशा विद्वान रहता है। वे अब अपनी बचत में वृद्धि करेंगे, जिससे सरकार की निर्बचत में वृद्धि पूर्ण रूप से प्रति संतुलित हो जाएगी और इससे राष्ट्रीय बजट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस मत का रिकार्डो समतुल्यता कहते हैं। डेविड रिकार्डो 19वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। इसे समतुल्यता कहते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि करारोपण और ऋण ग्रहण के व्यय के लिए समतुल्य वित्त संसाधन है।
आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए ऋण ग्रहण करते हैं। यही कारण कि यद्यपि दो पीढ़ियों के बीच संसाधनों का हस्तांतरण होता है, फिर भी क्रय शक्ति राष्ट्र के अधीन ही रहती है। किंतु विदेशों से लिया गया कोई भी ऋण एक बोझ होता है, क्योंकि हम ब्याज अदायगी के अनुरूप विदेशी वस्तुएं विदेश भेजनी पड़ती हैं। घाटे और ऋण के अन्य परिप्रेक्ष्य। घाटे की मुख्य आलोचना में एक यह भी है कि घाटे सदैव स्फीतिकारक होते हैं, मतलब महंगाई लाते हैं। ऐसा इसलिए कि जब सरकार व्यय में वृद्धि अथवा करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में वृद्धि होती है। फर्म अधिक मात्रा में जितने की वर्तमान कीमत पर मांग की जाती है, उतने का उत्पादन करने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे कीमत में वृद्धि हो जाएगी। किंतु यदि संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया गया हो तो मांग में कमी के कारण निर्गत को रोक लिया जाता है। उच्च राजकोषीय घाटे के साथ मांग ऊंची और निर्गत अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसके स्फीतिकारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि निवेश में कमी से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत की मात्रा में कमी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए बंद पत्र जारी कर निजी लोगों से ऋण ग्रहण करने का निर्णय लेती है, तो ये बंद पत्र निगम बंद पत्र और निधि की पूर्ति के लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय उपकरणों से स्पर्धा करेंगे। यदि कुछ निजी बचतकर्ता बंद पत्र खरीदने का निर्णय करते हैं, तो निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए शेष निधि की मात्रा अलग होगी। इस प्रकार जब सरकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत के शेयर में वृद्धि का दावा करेगी, तो कुछ निजी ऋण ग्रहणकर्ता वित्तीय बाजारों के जन समूह में घिर जाएंगे। किंतु यह धातव्य है कि अर्थव्यवस्था की बचत का प्रभाव तब तक निश्चित नहीं होगा जब तक हम यह न मान लें कि आय में वृद्धि नहीं हो सकती। यदि राजकीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होगा तो आय वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी। इसी स्थिति में सरकार और उद्योग दोनों अधिक से अधिक ऋण ग्रहण कर सकते हैं। तो मतलब ये इसमें थोड़ा बताया गया कि जैसे ध्यान से देखना, मेरे पास मान लो कि 100 रुपये, ये मैंने सेविंग करके रखा है। अब ये चाहूँ तो मैं बैंक पे जमा कर दूँ, बैंक पे जमा करूँगा तो ये समझ बात है, इंडस्ट्रियल जो है उसको लोन मिल जाएगा। पर वही मैं 100 रुपये रखा हूँ, सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर दिए, मैं बॉन्ड में जाके पैसे खरीद लेता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, एक ही स्थिति ये भी हो सकती है कि जो है कि बैंकों में जो जमा कराते लोग, वो उसके द्वारा जो बिजनेसमैन है उनको लोन मिलने वाला तो वो नहीं मिलता। परंतु ऐसा सोचना भी गलत है। हो सकता है जैसे मान लो मैंने 100 रुपये निवेश किए, ठीक है, सरकार से मुझे 110 रुपये मिल गया। अब मान लो कि मेरे पास तो 10 रुपये और बढ़ गए ना, तो मैं फ्यूचर में हो सकता है बैंकों में जमा कराऊँ, तो दोनों को लाभ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। यदि सरकार आधारभूत संरचना के निर्माण में निवेश कर रही है तो आने वाली पीढ़ियां बेहतर स्थिति में होगी, किंतु इस प्रकार के निवेशों का प्रतिफल ब्याज की दर से निश्चित रूप से अधिक होगा। निर्गत में बढ़ोतरी से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है, तब ऋण को बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में ऋण की वृद्धि उचित ही माना जाएगा। घाटे में कटौती। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। प्रतिगामी मतलब सब पे समान कर लगता है और इनका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का एक प्रयास किया गया है, किंतु सरकारी व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया गया। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासन के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। योजना आयोग के द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह आकलन किया गया कि गरीबों तक 1 रुपये लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.5 मतलब 65 रुपये मतलब 3.5 रुपये खर्च कर रही थी। ये गलत है ना, इसमें कटौती करना चाहिए। यह वह सरकार इस उद्देश्य करती है कि नगद राशि के अंतरण से लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। सरकारी कार्य क्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती है उनमें से कुछ क्षेत्र निकाल दिए जाए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रम को रोकने में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब कौन ये तो पूरा कहाँ थे अपन, कहाँ से कहाँ आ गए। एक मिनट का, ये भी खत्म होने वाला है।
ठीक है, यहाँ देखो, सरकार के कार्य क्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती है उनमें से कुछ क्षेत्र निकाल दिए जाए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निरंतर निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रम को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अन्य देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का वहन करती है। पूर्व निर्धारित स्तर पर व्यय में वृद्धि न करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। उपरोक्त कारकों को ध्यान रखते हुए इनका परीक्षण करना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बृहत्तर घाटा हमेशा अधिक विस्तारित राजकोषीय नीति का परिणाम नहीं होता है। समान राजकोषीय नीतियाँ बड़े अथवा छोटे दोनों ही प्रकार घाटों को जन्म दे सकती है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है तो इस कारण है कि फर्म और परिवार जब आय कम होती है तो वे कम कर अदा करते हैं। तात्पर्य है कि मंदी की स्थिति में घाटे में बढ़ोतरी होती है तथा तेजी की स्थिति में कमी, जबकि राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आए हुए। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, FRBM एक्ट 2003, 2018-20 में अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा उस टाइम। फिर 2020 में फिर क्वेश्चन पूछा। बहुदलीय संसदीय प्रणाली में व्यय संबंधी नीतियों के निर्धारण में निर्वाचकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तर्क दिया जाता है कि विधायी प्रावधान जो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब पर लागू होता है, घाटे को नियंत्रित करने में प्रभावकारी होता है। अगस्त 2003 में FRBM का अधिनियम वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। केंद्र सरकार को निश्चय करना चाहिए कि अंतर पीढ़ीय समता हो और पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति से दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थायित्व प्राप्त हो। मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा दूर करते हुए घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावकारी ऋण प्रबंध हो। इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया था। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक और कमी करने के लिए समुचित उपाय का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 2009 तक का राजस्व घाटे दूर किया जाए। उसके बाद पर्याप्त राजस्व आधिक्य का निर्माण हो। इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद को 0.3% राजकोषीय घाटों में कटौती और 0.5% राजस्व घाटों में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई है। इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व से नहीं होती है तो व्यय में कटौती से आवश्यक समंजन होना चाहिए। निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के आधार पर अथवा किसी अन्य ऐसी आपदा की स्थिति जिसने केंद्र सरकार निर्दिष्ट करते के आधार पर हो सकती, जैसे लॉकडाउन आ गया था। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से नकद प्राप्तियों के ऊपर नकद प्रतिपूर्तियों के अस्थायी आधिक्य की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का ऋण ग्रहण नहीं करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2006-07 से केंद्र सरकार की प्रतिभूति के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 3 विवरण, मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय कार्यनीति संबंधी विवरण और समष्टि अर्थशास्त्रीय ढांचागत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये वाला यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में। बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय प्रवृत्तियों और त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना। यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है। यद्यपि 26 राज्यों में पहले से राजकोषीय विधि निर्माण की जवाबदेही है, जो सरकार के अधिक विस्तृत नियम आधारित राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को बनाती है। यद्यपि सरकार इस पर जोर देती है कि FRBM एक महत्वपूर्ण संस्थानिक उपाय है, राजकोषीय समझदारी और समष्टि शास्त्रीय संतुलन का सहारा प्रदान करती है। इस अधिनियम के द्वारा वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कल्याणगत व्यय में कटौती की आशंका व्यक्त रहती है। FRBM की समीक्षा समिति विगत 13 वर्षों में जब से FRBM अधिनियम पारित किया, मतलब 2003 तो 13-2016 उस टाइम हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश हो गया। FRBM के पारित होने के समय सामने धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है, लेकिन तब से विकसित राष्ट्र इस धारणा से आगे निकल गए। लेकिन भारत में सरकार ने FRBM में निहित राजकोषीय सिद्धांतों में अपना विश्वास सत्य घोषित कर दिया है। इसलिए 2003 में स्थापित संक्रियात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए समर्थन प्राप्त किया और इसे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना और भविष्य में विकास के पथ को ध्यान में रखना यह कार्य है जो FRBM समीक्षा समिति को दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये भी मेंस में कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद की सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एक एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत जमा की सुविधा प्राप्त है। यहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर एक ही दर वाला पूरे भारत में लागू कर है। इसे बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राजकीय उपकरों को मिला लिया है। इसमें वस्तुओं सेवाओं पर करों को जो वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री तो सेवा को प्रदान करने पर लगाए जाते हैं प्रतिस्थापित कर दिया है।
वस्तुएं सेवा कर लगने से पूर्व की अवधि में अनेक मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रही थी, पर प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा के कुल मूल्य पर बिना किसी आगत पर जमा के कर लगाए जाते थे। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवा पर दिया गया कर सम्मिलित था। इससे करों का सोपानन हो जाता था। वस्तु और सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लिया जाता था और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर का क्रेडिट अगली स्टेज पर वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर मुजरा दिया जाता था। आप सोचो कितनी घटिया लैंग्वेज यूज की गई है, कुछ समझ में नहीं आता। मुजरा क्या होता है? डांस करने वाला मुजरा। इसी प्रकार ये प्रभावी रूप से पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर एक मूल्य वर्जित कर रहे हैं। हमारी विशाल और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में कराधान में समता और मूल्य संवर्धित के सिद्धांत को सभी वस्तुओं और सेवा पर स्थापित करती है। इसे केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के उपकरों को प्रतिस्थापित कर दिया है। केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ कर का केंद्रीय उत्पादन कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारत कर उपकर थे। राज्य के प्रमुख कर वॉट, सेल टैक्स, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, बैटिंग, जुआ कर, वस्तुओं पर राज्य पर कर आदि थे। इन सब वस्तुओं सेवाओं में समाहित हो गए। वर्तमान पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु सेवा कर से बाहर रखा गया, लेकिन समय बीतते साथ ही इन्हें भी वस्तुएं सेवा कर में समाहित कर दिया जाएगा। मानव उपभोग के लिए मादक पेयों पर राज्य सरकारें वस्तु सेवा कर लगाती रहेगी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। वस्तुएं सेवा कर के अंदर पूरे देश में वस्तुओं अथवा 6 मानक दरें हैं। 0, 3 अभी इसमें चेंजेस हो गया होगा, ये पुराना है। स्वतंत्रता के पश्चात वस्तुओं सेवा कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार है। 23 जून 1 जुलाई 2017 को अर्थशास्त्र की अर्धरात्रि, ये भी गलत लिखा है, संसद के द्वारा देश में लागू किया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम नियम 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति स्वीकृति मिली। इस संशोधन से संविधान में धारा 246 ए शामिल हुआ, जिसने संसद तथा राज्यों को विधानसभा को वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसके पश्चात वस्तु एवं सेवा कर के लिए जीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट पारित किए गए। अधिनियम प्रक्रिया पूरे भारत में करों की दरों का मानकीकरण हो गया है। इसने वस्तु और सेवा के आवागमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया और पूरे भारत में एक कॉमन बाजार का सृजन कर दिया है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के संपादन प्रभाव, इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, को कम करना है। इसने उत्पादन की कुल लागत और कर को कम कर दिया है, जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को अधिक प्रतियोगी बनाएगी। इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा और क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में कोई 2% की वृद्धि होगी। कर अनुपालन में भी अधिक होगा क्योंकि कर अदायगी संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण, रिटर्न भरना, कर अदायगी सभी एक सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे कर आधार को विस्तृत कर दिया जाएगा और कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी जाएगी और सरकार करदाताओं के बीच मानव अंतर्प्रवेश को कम, मतलब ह्यूमन इंटरफेस को कम कर दिया गया और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ावा दिया गया। अभी लास्ट चैप्टर बचा है इसका, पर मैं जो चैप्टर खोज रहा था वो मुझे मिला नहीं, शायद हो सकता है ये लास्ट हो, इसमें आना चाहिए। हाँ यही है। देखो अरे बजट वाला पर देखो हमारा थोड़ा बहुत योजना करना तो मुद्रा बैंकिंग वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, और तो कोई चैप्टर काम के हैं नहीं इसमें भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं आज। कल सब लोग टेस्ट देना, मैं फिर बता रहा हूँ, जो टेस्ट नहीं देगा मैं उसको आगे कोर्स दूंगा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ लोग जो पढ़ ही नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है ना मुझे उस पर मेहनत करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना, जो कल टेस्ट देगा उसी को आगे का कोर्स मिलेगा। पिछले लास्ट मंथ मैंने जब टेस्ट लिया था तब भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, खुलिए तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। रात को आज पेपर मिल जाएगा, कल आप पेपर दो और सब लोग मेरे को स्कोर बताओगे अपना। बता तो लगे तुम लोगों की स्थिति क्या है। खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर्व्यवहार करती है। अब तक हमने इस पहलू पर विचार ही नहीं किया था और बंद अर्थव्यवस्था तक सीमित रखा, जिसमें देखो ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा था 2012-13 में, सीमित रखा जिसमें शेष विश्व से कोई जुड़ाव ही होते ताकि हमारा विश्लेषण सरल रहे। समष्टि शास्त्र के आधार तंत्र की व्याख्या सरल हो। वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्था खुली इन जुड़ावों को स्थापित करने के 3 तरीके। निर्गत बाजार, एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से वस्तुओं सेवाओं में व्यापार कर सकते हैं। इससे चयन विस्तृत होता है इस अर्थ में कि उपभोक्ता और उत्पादक घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं। वित्तीय बाजार, अधिक बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदते हैं।
इससे विनियोजकों को घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियों से चयन का अवसर मिलता है। श्रम बाजार फर्म यह चयन कर सकते हैं कि उत्पादन को कहाँ किया जाए, वो श्रमिक चयन कर सकते हैं कि वह काम किया जाए। अनेक अप्रवासन कानून श्रमिकों के देशों के मध्य आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं। पारंपरिक रूप से वस्तुओं के आवागमन को श्रम आवागमन की स्थापना की बातें देखा गया है। हम पहले दो जुड़ाव पर विचार करते हैं। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है और बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों में भी। उदाहरणतः भारतीय चारों ओर विश्व में उत्पादित वस्तुओं को उपभोग कर सकते हैं और भारत से कुछ वस्तुओं को अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, जब भारतीय विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया वह समस्त मांग को कम करते हुए आय के वर्तुल प्रभाव से रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। द्वितीय, विदेशों को जो हम निर्यात करते हैं वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि करते हैं और वर्तुल प्रभाव के अंतर सेपण के रूप में प्रवेश करते हैं। जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है, सौदे के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है। द्रव्य याद रखना यहाँ पे करेंसी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि आश्वस्त हो कि उस करेंसी का एक निश्चित मात्रा से वो जो वस्तु खरीद सकेंगे उसमें अवसर परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में करेंसी की क्रय शक्ति स्थिर होगी। इसीलिए डॉलर पर ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, न लेखा की इकाई के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास ये शक्ति हो कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में किसी करेंसी के उपयोग को लागू कर सके। भूतकाल में देशों की सरकारों के द्वारा संभाव्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास पाने के लिए यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय मुद्रा निर्बाध रूप से स्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्तियों में परिवर्तित होंगे जिसके मूल्य पर जारीकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह दूसरी परिसंपत्ति बहुधा सोना या अन्य राष्ट्रीय मुद्राएं थी। इस वचनबद्धता के दो पहलू हैं जिसने इसके विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। असीमित मात्रा में निर्बाध रूप में परिवर्तन की क्षमता और कीमत जिस पर परिवर्तन होता है। इन्हीं मुद्राओं का निराकरण करने तथा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई है। लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि के साथ शरण वह परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें राष्ट्रीय करेंसियों को परिवर्तित किया जा सके। पहले होता था परंतु अब इसको खत्म कर दिया गया। यदि भी कुछ राष्ट्रीय करेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, दो देशों के बीच लेनदेन में वह करेंसी महत्वपूर्ण होती है जिसमें व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय अमेरिका में निर्मित वस्तु खरीदना चाहता है तो लेनदेन को पूरा करने के लिए उसे डॉलर की आवश्यकता होगी। यदि वस्तु की कीमत $10 है तो उसे जानना होगा कि भारतीय रुपये में इसकी लागत क्या है। एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर अथवा सरल रूप में विनिमय दर कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। अदायगी संतुलन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। 2025 में बनेगा, देख लेना, क्योंकि 2023 में बना था, 2024 में नहीं बना है, 2025 में जरूर बनेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन देख लेना। अदायगी संतुलन बीओपी किसी एक देश के निवासियों शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में खासकर 2 वर्षों में वस्तुओं सेवाओं के परिसंपत्तियों के लेनदेन का विवरण है। अदायगी संतुलन के 2 मुख्य खाते होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन पूछा था, 2023 के क्वेश्चन जाके देखना। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। पीछे याद रखना, वस्तु और सेवाएं दोनों आती है। चालू खाता के घटकों को प्रदर्शित करता है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात तथा आयातों को शामिल किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय तथा गैर उपदान आय लेनदेन को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्रवृत्तियाँ है जो किसी देश के निवासियों, अब देखो कितना गलत लिखा है, निवासियों को निःशुल्क प्रभाव होते हैं और बदले में कोई वस्तु अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती। इनमें उपहार, प्रेषित जन और अनुदान शामिल है। अब देखो ये भी पेश क्वेश्चन पूछा है। यह सरकार तथा विदेश में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। एक नई वर्गीकरण के अंतर्गत अदायगी संतुलन को 3 खातों में विभाजित किया गया है, चालू खाता, वित्तीय खाता और तथा पूंजी खाता। ये भी चीज़ याद रखना। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अदायगी संतुलन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मैनुअल के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत ने भी निवेश परिवर्तन कर लिया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक पुराने वर्गीकरण के आधार पर ही समूहों को छाप रहा है, नहीं तो हो तो ये तरीका गया है। ठीक है। विदेश से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा ये विदेश की आय है। इसलिए विदेशी वस्तुओं खरीद अथवा आयात है हमारे देश में घरेलू वस्तुओं सेवा की मांग को कम कर देते हैं। इस प्रकार विदेशों को माल बेचने तथा निर्यात से हमारे देश की आय प्राप्त होती है जो हमारे देश में वस्तुओं सेवा के कुल घरेलू मांग में वृद्धि करते हैं। चालू खाते घटक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। चालू खाता घटा तो क्या होता है, पहले तो वस्तुओं में व्यापार होता है, वस्तुओं का निर्यात होता है या वस्तुओं का आयात होता है। सेवाओं में व्यापार होता है, निवल उपदान आय या निवल गैर उपदान आय। निवल उपदान आय में क्या होगा, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति से निवल आय या निवल निवेश आय। निवल गैर उपदान आय में क्या आएगा, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि। अंतरण भुगतान क्या होता है, उपहार हो गया, प्रेषित धन तथा अनुदान हो गया, रेमिटेंस, ये सब चीज़ें याद रखना।
चालू खाते में संतुलन। चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतानों के बराबर होती है। चालू खाते का आधिक्य का अर्थ है कि एक देश को अन्य देशों लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि देश अन्य देशों को ऋणी है। तो ये चीज़ रखना। चालू खाते का आधिक्य क्या है, तो मतलब प्राप्तियां ज़्यादा है भुगतान से। संतुलित चालू खाता मतलब दोनों बराबर होगी। चालू खाते घाटे का मतलब है प्राप्तियां जो है भुगतान ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा सामान बाहर से मंगवा रहे हो। चालू खाते के संतुलन दो धारक होते हैं। व्यापार का संतुलन के दो धारक, अदृश्य मदों का संतुलन। व्यापार संतुलन किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में निर्यात और आयातों के मूल्य का अंतर है। वस्तुओं के निर्यात को बीओटी में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को डेबिट किया जाता है। इसका व्यापार संतुलन भी कहते हैं। बीओटी संतुलित कहा जाता है जब वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के बराबर होते हैं। बीओटी में आधिक्य अथवा व्यापार आधिक्य तभी होता है जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं के निर्यात अधिक करता है। घाटे का बीओटी तब होता है जब कोई देश निर्यातों की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है। निवल अदृश्य मदे एक देश के निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यात एवं आयातों के मूल्यों का अंतर होती है। अदृश्य मदे विभिन्न देशों के बीच होने वाला सेवाओं, हस्तांतरण तथा आम प्रवाह शामिल होते हैं। सेवाओं के व्यापार में उपदान तथा गैर उपदान आय दोनों शामिल किया जाता है। उपदान आय में उत्पादन के साधन जैसे व्यय, भूमि तथा पूंजी से प्राप्त निवल अंतर्राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है। सेवा उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर उपदान आय भी कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना। अब देखिए पेशेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, 2023 के क्वेश्चन देखना। यहाँ से पूछा है कैपिटल अकाउंट का, डायरेक्ट पूछा था। पूंजी खाता। पूंजी खाता जो परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों को दर्ज करता है। परिसंपत्तियां धन को रखने का कोई भी रूप होता है, जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंद पत्र, सरकारी ऋण आदि। परिसंपत्तियों को खरीद पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। यदि कोई भारतीय एक यूके की कार कंपनी खरीदता है तो इस पूंजी खाते के लेन देन का डेबिट मद में प्रविष्टि कर देता है, क्योंकि विदेशी विनिमय का भारत से बाह्य प्रवाह हो रहा है। दूसरी परिसंपत्ति बिक्री, जैसे यूके से खरीदी गई एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री चीनी व्यापारी को बिक्री करना पूंजी खाते की क्रेडिट मद है। चित्र 56 में मदों को वर्गीकरण करता है जो चालू खाते के लेन देन का भाग है। यह मदे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग, FIS, विदेशी संस्थागत निवेश, जो ये चीज़ याद रखना, विदेशी ऋण तथा सहायता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूंजी खाते में कौन कौन आता है। निवेश में क्या क्या आएगा, प्रत्यक्ष निवेश, इसमें उदाहरण क्या है, FDI, इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह। पोर्टफोलियो निवेश में क्या क्या आएगा, FII और विदेशी फंड। विदेशी ऋण में क्या आएगा, उदाहरण विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। विदेशी सहायता क्या होगी, सरकारी सहायता, अंतर सरकारी, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण आएंगे। पूंजी खाता संतुलन कैसे होगा, तो वही सेम चीज़ है। पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, जैसे विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री, पूंजी बाह्य प्रवाह, जैसे ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों खरीदने के बराबर होते हैं। पूंजी खाते में आधिक्य तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से कम होते हैं। अदायगी संतुलन और घाटा। अंतर्राष्ट्रीय अदायगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्यय करने वाले को परिसंपत्तियां बेचकर अथवा उधार लेकर आय व्यय के अंतर को पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा हो, तो शेष विषय को बिक्री से प्राप्त धन से अधिक धन व्यय करता है, उसे अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर या विदेशों से ऋण लेकर उसे कमी को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निविल पूंजी खाता घाटना, पूंजी खाता आधिक्य अर्थात निविल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित करना होता है। चालू खाता मतलब पूंजी खाता, तो ये होगा बजटीय संतुलन, BOT संतुलन। वैकल्पिक रूप से एक देश अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग कर सकता है। जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है। आधिकारिक कोषों में कमी का कुल अदायगी संतुलन घाटा कहते हैं। मूलभूत तथ्य यह है कि अदायगी संतुलन में मौद्रिक अधिकारी अंतिम वित्त पोषक होते हैं अथवा किसी अधिक्य के अधिकारी होते हैं। क्या लैंग्वेज यूज की गई, ठीक है। ध्यान रखिए कि आधारिक कोष लेन देन पर अधिकोलित, अभी देखो क्या है ये विनिमय दर अवस्था में अस्थायी विनिमय दरों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये इंग्लिश में पढ़ के जरूर करना है, हिंदी में समझ में भी नहीं आएंगे क्वेश्चन। 2021 में मेरा जब GS नहीं निकला तो उसका कारण यही था, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। स्वायत्त और समायोजित लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के लिए किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब वे BOP की दशा से स्वतंत्र होते हैं। एक कारण लाभ कमाना हो सकता है। अन्य मदों को अदायगी संतुलन में रोक के ऊपर की मदें कहते हैं। जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगी से अधिक कम हो, अदायगी संतुलन का आधिक्य कहा जाता है। समायोजित लेन देन रेखाओं के नीचे की मदों को निर्धारण अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता था जब अदायगी संतुलन में घाटा हो अथवा आधिक्य हो। अन्य शब्दों में स्वायत्त लेन देनों के निविल परिणामों द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि
आधिकारिक कोष लेन देन बीओपी की क्षमता को पाटने के लिए किया जाता है। उन्हें अदायगी संतुलन में संयोजित मदों के रूप में देखा जाता है। अन्य भी सभी सहायता रूटी और लॉब सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है। अतः हमारे पास बीओपी के तीसरा अवयव चालू पूंजी खातों का जिसे त्रुटि और लॉब को प्रतिबंध मानते हैं। क्या है ये? बात की अदायगी संतुलन का एक नमूना प्रस्तुत करते ध्यान दीजिए। तालिका में व्यापार घाटा, चालू खाते घाटा, लेकिन पूंजी खाते का अधिक है, फलस्वरूप बीओपी में संतुलन आ जाता है। छोड़ो, ये चीज़ कोई काम की नहीं है। निर्यात आयात कितना किया, व्यापार संतुलन नेगेटिव है। निवल अदृश्य मुद्दे कितने, गैर उपदान सेवाएं आय हस्तांतरण, चालू खाता घाटा में है, चालू खाते का शेष, बाह्य सहायता, बाह्य व्यापारी ऋण, ये सब जो किया गया है। रीटी तोल आरक्षित में परिवर्तन, कुल संतुलन 0 हो जाता है, तो उसके कारण भी हो जाता है। यहाँ दिखाई अंतर्राष्ट्रीय अदायगी यहाँ अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों को 2 खातों में बांटा, चालू खाता तथा पूंजी खाता। पीछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के 6 संख्या नए लेखे मानदंड लागू किए जाने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने अदायगी संतुलन की संरचना में परिवर्तन किए। ये नए वर्गीकरण के अनुसार लेन देनों को 3 खातों में बांटा गया। ये चीज़ याद रखना, चालू खाता, वित्तीय खाता तथा पूंजी खाता। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि वित्तीय परिसंपत्ति जैसे बॉन्ड, इक्विटी, शेयरों में व्यापार करने के कारण होने वाले सभी लेन देनों को अब वित्तीय खाते में रखा दिया जाता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी पुरानी प्रणाली अनुसार अदायगी संतुलन खातों को प्रकाशित कर रहा है, अतः यहाँ पर नई प्रणाली के विवरण को नहीं दिया जा रहा है। क्या ही करोगे। विदेशी विनिमय बाजार अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के लेखांकन पर समस्त रूप में विचार करने के पश्चात अब हम किसी एकल लेन देन की चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए भारतीय निवासी छुट्टी बिताने के लिए लंदन की यात्रा पर्यटन सेवा का आयात पर जाना चाहता है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा था, याद करो भाई कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई यहाँ पे आना चाह रहा तो क्या होगा। अब देखो, ये वहाँ पे जा रहा है तो ये भारत का तो क्या हो गया, आयात हो गया, क्योंकि यहाँ से पैसे लेके जा रहा है। वो यहाँ पे आ रहा था तो निर्यात था, एक्सपोर्ट था। यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो ये एनसीईआरटी से ही पूछता यूपीएससी। लंदन में ठहरने के लिए उसे पाउंड में भुगतान करना होगा। ऐसे जानने की आवश्यकता है कि पाउंड वहाँ कहाँ से और किस कीमत पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पहले जिक्र किया जा चुका है, इस कीमत को विनिमय दर कहते हैं। वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं के एक दूसरे में व्यापार होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी व्यवसायी बैंक, विदेशी विनिमय दलाल एवं अन्य अधिकांशतः डीलर और मुद्रा प्राधिकार होते हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रतिभागियों के अपने व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, फिर भी यह बाजार अपने आप में विश्वव्यापी होता है। व्यापारिक केंद्रों के बीच निकट और निरंतर संपर्क बना रहता है और प्रतिभागी एक से अधिक बाजार में व्यापार करते हैं। विदेशी विनिमय दर जिसे फोरेक्स दर भी कहते हैं, एक मुद्रा के दूसरी मुद्रा में कीमत है। यह विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच कड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सहायक है। उदाहरण के लिए यदि हमें $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय दर रुपये 50 प्रति डॉलर है। इसे और सरल बनाने के लिए मान लीजिए कि इसमें 2 ही देश है, यूएसए और भारत, तो एक ही विनिमय दर निर्धारण की आवश्यकता होगी। विदेशी विनिमय की मांग, लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तु और सेवा खरीदना चाहते हैं। वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्ति को खरीदना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि करेगी रुपये के रूप में, इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी यदि अन्य बातें समान रहे। विदेशी विनिमय की पूर्ति, किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणोंवश होता है। एक देश के निर्यातों से विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवा की खरीद में वृद्धि करते हैं, विदेशी उपहार बेचते तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियाँ खरीदी जाती है। विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागतों यूएसडी के रूप में को कम कर देती है, अन्य बातें समान रहने पर। इससे भारत की निर्यात बढ़ जाती है और इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ सकती है। क्या यह वास्तव में बढ़ता है, ये कितने कारकों पर निर्भर करता है, विशेषतः निर्यात तथा आयातों की मांग की लोच पर। विनिमय दर का निर्धारण, अलग अलग देशों की अपनी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण करने की अलग अलग प्रणाली है। इसके तृतीय विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर तथा प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर को किया जा सकता है। छोड़ो, मैं बताता हूँ। एक होती है फ्लोटेड एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक होती है फिक्स्ड चेंज रेट होती है, ठीक है। फ्लोटेड में क्या होता है कि भाई डिमांड सप्लाई के आधार पर वो चेंज होती रहती है, ठीक है। फिक्स में क्या होता है कि भाई नहीं, उसको किसी देश के मान लो फिक्स कर दिया जाता है, ना कम होगी ना बढ़ेगी, तो ये वही प्रकार की होती है। तो ये देखो डिमांड सप्लाई वाला है ये, ठीक है। इसमें कभी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। क्या क्या दिया है इसमें। स्थिर विनिमय दर स्वाभाविक सी बात है फिक्स रहेगी, वो ज़्यादा कम बढ़ती नहीं होगी, फिक्स रखा जाता है उसको। छोड़ो, ये कोई प्रतिबंधित
देखो SDR बास्केट वाला जो क्वेश्चन था वो भी यहीं से बना था। ये पढ़ लेना एक बार थोड़ा बहुत, और कुछ ही नहीं, मतलब है नहीं। भारतीय अनुभव कैसा रहा है? अब देखो सुनो, देखो दो चीज़ें याद रखना कभी भी। एनसीईआरटी जैसे मान लो कि एक बार, ठीक है, ऊपर ऊपर से अपने आइडिया ले लिया, ठीक है। अब देखो जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए है ना, टॉपिक जैसे इकोनॉमी में मोस्टली ऐसा होता है कि इसमें इतने अच्छे से नहीं दिया होता, समझ में नहीं आता था कितनी घटिया लैंग्वेज है ये जो भी है, परंतु यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, ठीक है। तो उन टॉपिकों को जो भी आप क्लास नोट्स है, किसी टीचर की क्लास नोट्स है, वहाँ से अच्छे से पढ़ो या किसी बुक से अच्छे से पढ़ो जो एनसीईआरटी में दिए है। वो चीज़ याद रखना है, इकोनॉमी के लिए खास तौर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बात यार ये पढ़ने का मन ही नहीं करता, मैं साफ बता रहा हूँ। ये मैं जब 11th तक तो फिर भी ठीक लगा, 12th की जब भी मैं खोला हूँ ये कोई मतलब ही नहीं है, पता भी नहीं लगता क्या है दिया है, उल्टा सुल्टा कुछ भी दिया रहता है। तो उसके लिए बचने का एक उपाय ये है कि आप इनको टॉपिक नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप अपने जो क्लास नोट्स है या किसी कोचिंग के नोट्स है, ठीक है, या बुक से ज़रूर इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि मैं बार बार बताऊँ, देखो मेरा ये अनुभव रहा है कि पूछता हुआ एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में समझ में टॉपिक है तो वहाँ से पूछेगा ना। अगर टॉपिक किसी बुक में दिया है तो अच्छे से दिया होगा, या किसी क्लास नोट्स में या किसी कोचिंग के नोट्स में, तो वो जरूर कर लेना। वो उस कोचिंग नोट्स या बुक में एक्स्ट्रा मत पढ़ लेने लग जाना, परंतु जो टॉपिक दिया है वो जरूर अच्छे से कर लेना। जैसे अभी इसको अपने पता है कि ये भी दिया है विनिमय दर वाला, तो मेरा मानना है टॉपिक कोई कोचिंग पढ़ाता ही है ये, तो ये चीज़ रखना। बीओटी जो है ये जरूर पढ़ लेना, ये आता भी है क्वेश्चन। तो फिर मेरा मानना है कि आपको 11th और 12th वाले एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी। बस इनके टॉपिक को अच्छे से जाके जो है ना, आप लोग किसी कोचिंग के नोट्स में से या किसी बुक में से जाके अच्छे से पढ़ लेना, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 12th वाली कोई मतलब है नहीं, एक दो चैप्टर के लिए फालतू में मतलब है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा क्या क्या घटिया लैंग्वेज हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे खास तौर से। बस ये चीज़ याद रखना कि इनमें जो टॉपिक मेंशन किए हैं वो जाके अच्छे से पढ़ लेना बस। चलो अपना इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है। देखो सुनो, एक चीज़ याद रखना, तो देखो पहली बात तो एनसीईआरटी अपना देखो पॉलिटी अपन पढ़ लिया है, पॉलिटी ने ज्योग्राफी हो गया है और अपना इकोनॉमी हो गया कंप्लीट। तो एक बार मैं बता भी दिया मोटा मोटा, ज्योग्राफी क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी क्वेश्चन भी आते हैं, 9, 10, 11 तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आराम से समझ में भी आ जाती है, इतना कोई दिक्कत नहीं। पर ये 12th वाली ऐसी है, तो इनके लिए ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग के नोट्स जो मैंने कल भेजे भी थे आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उसमें जो ये टॉपिक 12th में दिए हैं वो जाके टॉपिक पढ़ लेना बस अच्छे से, तो क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो ये एनसीईआरटी से होता भी नहीं है, ना पीटी के लिए ना मेंस के लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब बात आती है पॉलिटी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए तो कुछ भी मत पढ़ना फालतू में, अलग से कोई कोचिंग का मटेरियल कोई भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। परंतु ये चीज़ याद रखना कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो कल मैंने क्लास नोट भेज दिए थे आप लोगों को, और नए करंट के अपडेटेड नोट्स है, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लेना, मतलब उसमें सेलेक्टिव हो सकते हो, जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिए वो पढ़ लेना, ठीक है, या चाहो तो पूरा ही पढ़ सकते हो, वो अपन डिपेंड करता है। इकोनॉमी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आते हैं पॉलिटी के लिए। देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जैसे 8th क्लास तक मैंने भेज दिए। 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वो मैं पढ़ाऊँगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होगी मैं पढ़ा दूंगा उसमें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में लक्ष्मीकांत की मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, तो R&D अपन करेंगे उससे हो जाएगा, बस उतना ही करना है। लक्ष्मीकांत की जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा वही पढ़ना, उसके अलावा कुछ पढ़ने ज़्यादा पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर हाँ ये है कि जो मैं चैप्टर बताऊंगा वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो वो पॉलिटी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6ठी 7वीं 8वीं का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या मैं वो सारा पूरी भी पढ़ा दूँ। 9, 10 का तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊंगा, जैसे 9th में तो कुछ भी नहीं पढ़ना, 10th का एक आध चैप्टर मैंने भेज ही देता है इंपॉर्टेंट, उसके अलावा को जो होगा तो मैं देख के आज मैं बता दूंगा 10th क्लास में। 11th पढ़नी नहीं है बिल्कुल भी। 12th के जो तीनों पार्ट है उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे मैं बताऊंगा, वो सारी भी नहीं पढ़नी है, वो भी 12th वाली, ठीक है। फिर हाँ विपिन चंद्रा जरूर पढ़नी है, ठीक है। सतीश चंद्रा और रामचंद्र शर्मा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो मैं बता दूंगा, तो उससे आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। साइंस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर भेज चुका हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं भेज चुका हूँ,
ठीक है। फिर रहेगी कुछ कुछ, जैसे आज मैंने वेटलैंड वाली लिस्ट भेजी थी, ठीक है, टाइगर रिजर्व वाली भेजी, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे कहीं कैसे मिलते रहे तो वो मैं भेज दूंगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया काम। फिर बाद में आता है ये करंट अफेयर का। करंट अफेयर का मैं बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने चक्रों मत लगना। जैसे PT 365 डाउन टू अर्थ मैगजीन, मैं एक बार देख के मैं बता दूंगा ये पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ने मत बैठो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन पहली बात आप जितना इनपुट करोगे तो उसमें मैं टॉपिक को अच्छा सा लगा मुझे देख के भाई करंट अफेयर में चर्चा में था, मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे अमेरिका का क्या मैं बता रहा हूँ, अमेरिका से क्वेश्चन आएगा, US एड जैसे चीज़ें हो गई, रिसिप्रोकल टैक्स जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं अभी बता दूंगा। जब मैं PYQ कराऊंगा तब मैं बता दूंगा कि भाई इस टाइप का करंट अफेयर क्या चर्चा में था, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लो, बस उतना ही ज़्यादा करना, करंट अफेयर के ज़्यादा पीछे मत पढ़ना, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखें, इंडिया ईयर बुक ये सब पढ़ने चक्रों में मत पड़ जाना। देखो पढ़ना, मेरा माना कि पढ़ोगे तो फिर वही है कि इनपुट आउटपुट रेशियो वाली बात होती है, मेहनत ज़्यादा लगाओगे आउटपुट कम आएगा, कोई मतलब है नहीं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने स्टैटिक पार्ट को जितने ज़्यादा से अच्छे से करो। मेरा माना है देखो स्टैटिक से अभी भी 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक पार्ट को जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा फिर करंट अफेयर कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। देखो मान लो 30 करंट अफेयर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आएगा ना, 30 से ज़्यादा भी नहीं आते, मैं साफ बता रहा हूँ। लगभग मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर अगर मान लो इतना क्वेश्चन भी आ रहा है तो ट्रिक से मैं गारंटी बताऊँ 50 से 60% करंट अफेयर की जो है ट्रिक से आराम से बन जाएगा, और डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेसी लगाओगे, तो मेरा माना है 80-90% भी करंट अफेयर से बन सकता है। जैसे आपकी बात जो वन लाइनर वाले आए क्वेश्चन, मेरे एक भी गलत नहीं हुआ वन लाइनर वाले, तो वो डिपेंड करता है कि आप ट्रिक को कैसे अप्लाई करना सीखोगे। अगर वो सीख गए तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, पर फिर भी मेरा मानना है कि एवरेज आप बना लोगे, फिर भी आप बना लोगे 50 से 60% तो आराम से, अगर ट्रिक को अच्छे सीख लिए तो बना लोगे। पर और अच्छे तरीके से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने तरीके से तो आप आराम से सीख जाओगे। तो करंट अफेयर में फिर 12 बता रहा हूँ, मेरे पिछले साल भी यही फिलोसफी है, बहुत सालों से मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। पर ये ज़्यादा देखो, मैं एक बताता हूँ, जब मान लो कि जब भी कभी मेरा GSC कट ऑफ निकली है ना, तो मेरा जो पॉलिटी क्वेश्चन सही हुए हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन जब सही होते हैं तब PT जरूर निकलता है। परंतु मैंने देखा करंट अफेयर क्वेश्चन से मेरे हमेशा वो सही गलत हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ज्योग्राफी बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर PT नहीं निकलेगा। फिर करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ लो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टैटिक पार्ट को इसको बार बार पढ़ो, इसको मजबूत करो। करंट अफेयर से बिल्कुल ही मत पढ़ के जाओ, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा था, और अब की बार भी अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ने वाला, मैं साफ बता रहा हूँ। परंतु उसके लिए स्टैटिक पार्ट मजबूत करना होगा। बस स्टैटिक पार्ट ये मान के चलो कि 60-70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40-45 क्वेश्चन उधर एकदम करेक्ट हो अपने, तो करंट अफेयर मान लो 15-20 क्वेश्चन में निकल के तो आराम से 120 नंबर आ जाएंगे। तो इस फिलोसफी के लिए आपको चाहिए, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं, कल मैं एक IPS उसको सुन रहा था, ऐसे वो बता रहा था। तो क्या सबकी अलग अलग फिलोसफी होती है। मैं फिर बार बताऊँ, देखो मैं भी 7-8 बार इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ, और ऐसा भी नहीं है मैंने कट ऑफ हर बार पार की है। तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ऐसा कोई एक वे नहीं है कि ओनली आप 100 टेस्ट मार्केट से लगाओ, सब अपना अपना तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है। तो मेरा देखो, अगर आप बिलीव करते हो कि मेरा मेथड जो है, मेरा मानना है कि मैंने प्रूव भी किया है, और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, जो मेरे बेसिक क्वेश्चन गलत हुए थे पिछले साल में, तो 100 पार तो मेरे पिछले साल भी आते नंबर। अब की बार मैं बता रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं भी अगर 2-3 महीने आप लोगों के साथ पढ़ लिया ना, मैं गारंटी साथ बताऊँ 100 पार नंबर जाएंगे। तो जब मैं ला सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते। तो बिलीव करो इस चीज़ पे, कम मेहनत से भी ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। इस एग्ज़ाम को निकालने का यही तरीका है। तुम लोग सोच रहे हो कि ज़्यादा पढ़ोगे उससे ज़्यादा नंबर आता है, ऐसा नहीं होता, वो गधा मजदूरी है। तो ये चीज़ याद रखना, वो सब मेथड में अपना के बैठा हूँ, उससे नहीं होने वाला। तो ये चीज़ याद रखो, स्टैटिक को बार बार पढ़ो अच्छे तरीके से। करंट अफेयर उतना कम ज़रूरत पड़ेगी, करंट अफेयर के लिए ज़्यादा मत पगलाओ। और जिसने साल भर से करंट अफेयर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो बस उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बस ठीक है। तो PT के लिए स्टैटिक पार्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है मजबूत करो। तो अब जो 1 तारीख से मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा, तो उसमें ये रहेगा मोस्टली, उस दिन तो मैं बताऊँगा कैसे क्या करेंगे। मान के चलो मंडे से एकदम एग्जैक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख को तो मैं कुछ कुछ काम दूंगा, तो आप लोगों को काम भी करना है, कुछ क्वेश्चन बनाने को दूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि देखो, कब तक जब भी कोई चीज़ सीखनी है तो आपको पहले अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मैं क्लास ले लिया आप उसके बाद कुछ कर नहीं रहे हो, तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट तभी आएगा जब मैं कुछ काम दे रहा हूँ, उसका आप आउटपुट निकाल के दे रहे हो मुझे। मैं कुछ काम दिया, आपने वो काम किया, तो देख लेना ज़रूर रिजल्ट निकलेगा। उन लोगों की मैं गारंटी लूँगा रिजल्ट की, जब मैं डेली काम दूंगा 1 तारीख से और 25 मई तक जो करके जाएगा उसका ज़रूर रिजल्ट निकलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने काम दिया और उसने काम किया और उसका फिर रिजल्ट नहीं आया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता।
और ये मैं पूर्ण दावे के साथ बोल सकता हूँ ये चीज़। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो किसी कुछ पूछना तो पूछो। कल आपको टेस्ट देना है, मैं मैसेज छोड़ दूंगा और अभी पेपर भी भेज दूंगा आप लोगों को। कल आप लोग टेस्ट दे लेना, ठीक है, सब लोग टेस्ट देना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।